21 साल की उम्र में 60 लाख की कमाई। डैम ब्रो। आज बिजनेस गीता को हम लिस्ट आउट करेंगे ऑडियंसेस के लिए। टॉप ऑफ द टॉप बिजनेसमैन है, मोस्टली मारवाड़ीज होते हैं। व्हाट्स गॉन करेक्ट? मारवाड़ियों में कहावत है कि अगर मैं 10 पैसा फेंकूंगा तो 1 रुपए की आवाज आनी चाहिए। उन्हें लॉस समझ में ही नहीं आते। आपकी कंपनी का रेवेन्यू कितना था? हम लोग मिनिमम 1 करोड़ का गल्ला करते हैं हर दिन। जिस तरह से आप और मैं गुरु फिल्म देखते हैं धीरूभाई अंबानी जी की वजह से, वन डे आप पर भी एक फिल्म बनेगी। काश यार। मैं मानता हूँ कि आज के जमाने में अगर किसी भारतीय को पता है कि यार मुझे बिजनेस करना ही करना है, तो एटलीस्ट 1 साल बैंगलोर में बिताना चाहिए। बैंगलोर के फाउंडर्स की एक खासियत है, दे थिंक आई हैव नो कंपटीशन एंड द वर्ल्ड इज माय मार्केट। जो स्टूडेंट्स ये पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, जो कभी लाइफ में सीए करेंगे नहीं, उनके लिए एडवाइस क्या है? एक सीए दोस्त बना लो। आजकल के जो नए बच्चे हैं वो स्टार्टिंग में फाइनेंस और कंप्लायंस को बर्डन मानते हैं, बट ये सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। भारत के बिजनेस स्पेस में हर्ड मेंटालिटी है क्या? शार्क टैंक से जो टायर 2 टायर 3 सिटीज में एंटरप्रेन्योरशिप की वेव चली है वो शायद ही कोई बीट कर पाए। आज हर कोई 30-35 साल वाला आदमी सोचता है इफ आई एम नॉट डूइंग एंटरप्रेन्योरशिप देन आई एम मिसिंग आउट समथिंग इन लाइफ, बट ये हार्ड फैक्ट नहीं है। किसी को पता है कि हाँ मुझे एक बिजनेस करियर चाहिए बट आइडिया नहीं मिला, तो फिर क्या करना चाहिए? वन थिंग दैट यू शुड बी रेडी फॉर इज, अगर आप वो कर सकते हो तभी आप एंटरप्रेन्योर बनो। जितनी ज्यादा एग्जीक्यूशन आप करोगे उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आप खुद के लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। जो बोलते हैं यार हमें वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, वो लोग वैसे ही बोल सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी या तो पैसा होगा या पैसे बनाने की चाह नहीं होगी। क्या आप मानते हो कि फ्रेशर्स को हायर करके लेजेंड में ट्रांसफॉर्म करना सही गेम प्लान होता है? टॉप लीडर्स ऑफन डोंट डू ऑन ग्राउंड स्टफ वेरी इजीली। वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो स्ट्रेटेजी खेलेगा, उसमें आप फ्रेशर्स को ही हायर कर पाओगे। आई हैव टेकन अ मिस्टेक ऑफ 1 करोड़ बिकॉज ऑफ माई लीडर्स एंड नेवर आस्क्ड देम सेकंड टाइम अबाउट इट आफ्टर day 2 और day 3 बिकॉज यू बैक योर लीडर्स। जिस दिन आपकी रिलेशनशिप आपकी कंपनी के सारे लोगों के साथ ट्रांजैक्शनल रही है, समझ जाना कंपनी या वो लोग दोनों में से एक चीज नहीं रहेगी। भारतीय एंटरप्रेन्योर्स के लिए इंटरनेशनल गेम बहुत जरूरी है। क्यों? आज भारत वर्ल्ड का लीडर बनने के लिए रेडी बैठा है। आप सारे वर्ल्ड की बड़ी कंपनीज के लिए बड़े मार्केट हो। एप्पल इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, अमेज़न का सेकंड बिगेस्ट मार्केट इंडिया बन चुका है। कुछ भी स्टार्ट करना इंडिया में, दिस इज द टाइम। आज के पॉडकास्ट गेस्ट 27 साल के हैं, पर जिस तरह की ग्रोथ केशव इनानी की कंपनी वननम ने पिछले 2 सालों में देखी है, वैसी ग्रोथ बहुत कम भारतीय कंपनीज देखते हैं अपने पूरे लाइफ टाइम के दौरान। ये वाले पॉडकास्ट में हमने बेसिकली बिजनेस की भगवत गीता आपके सामने टेलर मेक करके पेश करी है। अकॉर्डिंग टू मी, जब मेरे खुद के बिजनेस करियर की शुरुआत हो रही थी, मैं बस एक इंजीनियरिंग ग्रेड था, किसी ने मुझे बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया था, और मैंने एक स्टैनफोर्ड की सीरीज यूज करी थी जिसका नाम था हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। एट एज 22 उस सीरीज की वजह से मैंने बहुत ज्यादा सीखा था, और मैं चाहता हूँ हमारे सारे TRS व्यूअर्स के लिए, बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स इस पॉडकास्ट के बारे में बात करें कि यार उस वाले एपिसोड से, बिजनेस गीता एपिसोड से हमने बहुत कुछ सीखा। दोस्तों, केशव भाई की जितनी भी बिजनेस नॉलेज है हमने क्रंच डाउन करी है 9 चैप्टर्स में, 9 पॉइंट्स में। तो डेफिनेटली चैप्टर लिस्ट भी एक बार देख लीजिए पॉडकास्ट की शुरुआत से पहले। आने वाले कुछ सालों में पूरा देश केशव इनानी का नाम जानेगा, पर अगर आप ये नहीं जानते कि केशव इनानी या वननम क्या है, तो आज के एपिसोड को बैठकर देखिए, इनसे सीखिए, इनके स्टोरी को ऑब्जॉर्व कीजिए, और साथ साथ अपने खुद के बिजनेस स्किल्स पॉलिश कीजिए। ये बहुत ज़रूरी एपिसोड है यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए। आई प्रॉमिस यू, सरफेस लेवल बातें नहीं हुई है, एकदम डीप घुस के बातें हुई हैं एक बहुत सक्सेसफुल यंग एंटरप्रेन्योर के साथ। आई होप दैट एवरी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर इन इंडिया वॉचेस द बिजनेस गीता विद केशव इनानी ऑन TRS। शाहरुख खान की एक फेमस कोट है, वो कहते हैं आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार्स। पर मैं ये मानता हूँ कि 2024 में हमारे देश के बिजनेस सुपरस्टार्स आज के स्टार्स हैं। केशव इनानी का स्वागत है। कैसे हो ब्रो? सब फर्स्ट क्लास। आई थिंक बढ़िया चल रहा है यार। वी जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड एंड बिल्ड। आपकी ऑरा और आपकी वाइब बहुत हम्बल है। ऑडियंस को मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अभी केशव भाई के साथ थोड़ा रूड होने वाला हूँ, डायरेक्ट सवाल पूछने वाला हूँ। पहला सवाल है कि आपकी उम्र कितनी है? 27, 1997 बॉर्न। ओके। दूसरा सवाल,
पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपकी कंपनी का रेवेन्यू कितना था? 1,000 crores. और हर दिन रफली आपने मुझे एक और स्टैट के बारे में बताया, उस स्टैट को एक बार फिर से दोहराना ऑडियंस के सामने। यार मैं उस स्टैट को बोलता हूँ, हम लोग मिनिमम 1 करोड़ का गल्ला करते हैं, बिना 1 करोड़ के गल्ले के घर नहीं जाते हर दिन? हर दिन। ओके। और जर्नी की शुरुआत हुई थी 3 साल पहले? ओके। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि केशव भाई एक सेल्फ मेड इंडिविजुअल है। आपने पापा के पैसों को यूज़ नहीं किया यहाँ तक पहुँचने में, पर सीए के स्किल्स को यूज़ करिए और मारवाड़ी जेनेटिक्स को यूज़ किए। करेक्ट? फेयर टू से? यस। तो आज मैंने सोचा आपके साथ एक 9 पॉइंटेड बिजनेस गीता या प्रॉफिटेबिलिटी गीता को हम लिस्ट आउट करेंगे ऑडियंसेस के लिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऑडियंसेस बिजनेस माइंडेड है, करियर में फाड़ना चाहते हैं, करियर में ग्रो करना चाहते हैं, और इसलिए मैं कहता हूँ कि आज के सुपरस्टार्स बिजनेस के स्टार्स हैं। सो थैंक यू फॉर बीइंग अ केशव भाई। पहले ये बताइए कि आप करते क्या हो और पढ़ाई क्या करी है? यार मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बाय प्रोफेशन। नसीब ने साथ दिया, बिकेम चार्टर्ड अकाउंटेंट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। उसके बाद मैंने अपनी KPMG में 3 साल जो आर्टिकलशिप चल रही थी वो की। क्वालिफाई करने के बाद भी करीबन 6-8 महीने KPMG में था। फिर मेरे बॉस ने उस टाइम पे बोल दिया था, यार KPMG तेरे लिए नहीं है, तू अपने खुद का शुरू कर, तू ज़्यादा अच्छा करेगा। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड अ प्रैक्टिस ऑफ माई ओन। खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट की। बेंगलोर के स्टार्टअप्स की एक स्पेशलिटी होती है ना कि फाउंडर्स इतने बिजनेस या टेक ड्रिवन होते हैं कि वो फाइनेंस के लिए हमेशा हेल्प मांगते हैं। उनके लिए फाइनेंस उनका कभी स्ट्रॉन्ग डोमेन नहीं होता है। दिस बिकेम एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी, क्योंकि मैं उन लोगों के बिजनेस ब्रेन्स पिक कर पाता था। एंड एवरी सिंगल टाइम जब मैं उनके साथ जाता था, जब मैं उनके साथ उनकी कंपनी के फाइनेंसेस डिस्कस करता था, मैं हमेशा अपने बिजनेस के डाउट्स भी पूछता था कि आपने ये डिसीजन ऐसे क्यों लिया, इसको अपन ऐसे भी कर सकते थे, ये भी हो सकता था। एंड दैट एनलाइटमेंट वॉज डिफरेंट। आई मीन उससे बढ़िया चीज़ कोई मैंने आज तक धंधे में नहीं सीखी। जो दूसरे लोग जो अपना धंधा बना रहे हैं उन्हें पूछ पूछ के। बैंगलोर के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। मैं मानता हूँ कि आज के ज़माने में अगर किसी भारतीय को पता है कि यार मुझे बिजनेस करना ही करना है, तो एटलीस्ट 1 साल बैंगलोर में बिताना चाहिए, क्योंकि आप बहुत कुछ सीख सकते हो वहाँ के लोगों से। फेयर टू से? वेरी फेयर टू से, बिकॉज बेंगलोर के अंदर बहुत कम फाउंडर्स ऐसे मिलेंगे जो आपको हेल्प नहीं करेंगे या सोचेंगे आप उनके लिए कंपटीशन क्रिएट कर रहे हो। बेंगलोर के फाउंडर्स या बिजनेसेस की एक खासियत है, दे थिंक आई हैव नो कंपटीशन एंड द वर्ल्ड इज माई मार्केट। व्हेन दे सी आई हैव नो कंपटीशन, दे एक्चुअली हेल्प अदर पीपल। यार बेंगलोर की वाइब भी ऐसी है ना कि कोई फाउंडर आपको मना नहीं करेगा। अगर आप किसी फाउंडर के साथ बैठे हो और अगर आप उसे आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम बताओ, और अगर उस बंदे के पास उसका 2% भी सोल्यूशन होगा, तो वो या तो सोल्यूशन बताएगा या बोलेगा मुझे नहीं पता, इस बंदे से पूछ, मैं कनेक्ट करके दे दूंगा। और एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देगा बिटवीन द 3 of you कॉलिंग इंट्रोडक्शंस। तो आज भी मेरे फ़ोन में करीबन 550 इंट्रोडक्शन के व्हाट्सएप ग्रुप्स है जितने लोगों से हम लोगों ने बात की है। मैंने वहाँ से प्रैक्टिस स्टार्ट की। विद इन अ पीरियड ऑफ अ ईयर वी स्केल्ड प्रैक्टिस टू 7 digit बिलेबल्स। एक CA प्रैक्टिस फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में सालाना की 20 लाख 25 लाख की बिलिंग करती है। मेरे बिलेबल्स 1 करोड़ के ऊपर थे। एंड दिस वॉज विद अ 60% मार्जिन। मतलब फ्रेश एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट 21 साल की उम्र में 60 लाख रुपए खुद के धंधे पे मैं कमा रहा था। वाह। बट सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने इतने स्टार्टअप्स को देखे, इतने बिजनेस बिल्ड करने देखे। आई एम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली। माई डैड इज, मतलब माई ग्रैंडफादर ऑनवर्ड्स वी हैव बीन इनटू फैमिली बिजनेसेस। So while CA consulting was good, was very enlightening, very highly paying, the entrepreneur Kida inside me was not satisfied because I only had a 18-member team. The idea was to help large amount of people. बहुत सारे लोगों के साथ काम करें, बड़े बिजनेस बनाएं, इंडिया में एक मार्क बनाएं। एंड आई डिडंट थिंक दैट आई वाज दैट अ गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट कि मैं CA के अंदर इस चीज़ को उस लेवल पे कर पाता, क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स थे, प्रोसेसेस थे, बहुत सारे एंट्री बैरियर्स थे, बहुत सारे बड़े बड़े फर्म्स ऑलरेडी बैठे हुए। तो तब मैंने वनानम का रूट डिसाइड किया एंड आई इनफैक्ट लेफ्ट 60 lakhs a year to build something of my own, where my family was against this कि यार मारवाड़ी परिवार था, 60 लाख रुपए बच्चा फर्स्ट ईयर में कमा रहा है, बायोडेटा निकालना है शादी के लिए और ये ऑल ऑफ सडन बोल रहे हैं नहीं नहीं अब मैं इसको बंद करने वाला हूँ, मैं अपना अलग से एक जीरो से स्टार्ट करने वाला हूँ। एंड बिजनेस इज डिफिकल्ट फॉर एवरीवन, बट भगवान की कृपा, गॉड हैज बीन काइंड। आई थिंक वी हैव डन गुड फॉर आवरसेल्व्स। You've done great for yourself. डैम ब्रो, 21 साल की उम्र में 60 लाख की कमाई, करेक्ट? यस। 60 लाख देखकर कैसा लगता था 21 साल की उम्र में? यार वो मतलब
अगर मैं बात करूँ ना तो मेरा एंटरप्रेन्योर का कीड़ा मेरे पापा के कारण था। मेरे पापा और मम्मी दोनों ही लोग, पापा एजुकेशन को बहुत सपोर्ट करते थे, तो पापा और मम्मी ने बोल्ड कॉल लिया कि जो हमारा विलेज है नॉर्थ कर्नाटका में गुलेजगुड, जहाँ पे हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, वहाँ पे अपनी फैक्ट्री है। उस टाइम पे 1998 में हमारे पास 2 गाड़ियाँ थी उस टाइम पे। वो सब चीज़ छोड़ के ये लोग बेंगलोर शिफ्ट हुए ओनली फॉर एजुकेशन, बिकॉज वी आर अ जॉइंट फैमिली। ये सारे सारे बच्चों के एजुकेशन के लिए था, तो मेरे चाचा के बच्चे, हर कोई, हम लोग एक साथ पढ़ते थे। जब मैं बेंगलोर आया तब बेंगलोर की हवा लगी। आई स्टडीड इन द बेस्ट स्कूल ऑफ बेंगलोर, इट वॉज बिशप कॉटन्स, जिसकी मेरे को याद है उस टाइम पे फीस साल की 1 लाख रुपए थी, विच वॉज अ बिग अमाउंट। But naturally the people who studied with me were of that alumni, were more from the richer part, and उनके पास ऐसी चीज़ें थी जो पापा मेरे को कभी लेके नहीं देते थे। पापा बोलते थे तेरे फालतू खर्चों के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। जब मैंने CA इंटरमीडिएट एग्ज़ाम मैं देने वाला था तब एक फैड बन चुका था कि हर एक यंगस्टर के पास आईफोन था, क्योंकि मैं मारवाड़ी जैन कम्युनिटियों से था, तो मेरे सारे दोस्तों के पास आईफोन था। एंड मैंने भी अपने पापा के सामने बोला कि यार मुझे आईफोन चाहिए। अब मेरे को इतना भी पता था कि उनके पास पैसे थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि उनके पास 50-60 हज़ार रुपये नहीं थे। मेरे पापा ने मना किया तो मैंने ज़िद की 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन। तो एक टाइम पे मेरे पापा ने मेरे को बोला कि तेरी मम्मी के हाथ में सोने की चूड़ियाँ है, अगर तेरे को इतना ही आईफोन चाहिए तो उसको जाके बेच दे, मैं तो नहीं दिला रहा तेरे को, तेरे फालतू के शौक मैं पूरे नहीं करूँगा। एंड दैट हर्ट मी, दैट हर्ट माई ईगो। एंड आई सेड आईफोन तो अभी आएगा, 2 महीने में आएगा, बट आप नहीं दोगे, इसके पैसे मैं कमाऊँगा। एंड दिस वॉज फ्रॉम ज़ीरो, नो कैपिटल, नो बिजनेस। मैंने बोला भगवान साथ देते हैं। वो IPL का वो सीजन था जब RCB ने फाइनल खेला और फाइनल बेंगलोर में हुआ। तो लाइक एवरी अदर कॉलेज किड मैंने टिकट्स उठाए, टिकट्स को बेचे, टिकट्स उठाए, टिकट्स को बेचे, एंड आई अर्न माई फर्स्ट 3 lakhs आउट ऑफ दैट। प्रॉफिट्स, प्योर प्रॉफिट्स। और फिर मैंने उस 3 लाख से, हालांकि मैंने सेकेंड हैंड आईफोन खरीदा क्योंकि खुद के पैसे थे, अब लग रहा था 60 हज़ार बहुत ज़्यादा एक फ़ोन को देने के लिए, लेकिन वो 2 साल मैंने आयाशी की। 2 साल घर पे हर ट्रीट, हर पार्टी मेरे साइड से होती थी। कभी डोमिनोज आ रहा है, कभी पिज़्ज़ा हट आ रहा है। अब वो एंटरप्रेन्योर का कीड़ा पापा को तो मेरे को मेरे अंदर उसी टाइम दिख गया था। सो सेम थिंग व्हेन माय प्रैक्टिस स्टार्टेड, पापा ने मेरे को 10 लाख रुपए का लोन दिया क्योंकि ऑफिस का इंटीरियर करना था, लैपटॉप्स देने थे। मैंने पापा को बोला ये लोन मैं 8 महीने में पे बैक कर दूंगा। पापा ने बोला कोई बात नहीं, अगर तूने ये लोन 1 साल के अंदर पे बैक किया तो मैं इंटरेस्ट नहीं लूँगा तेरे से, अगर 1 साल से ज़्यादा किया तो तेरे को ब्याज देना पड़ेगा। लकी इनफ वी आउट ऑफ दैट 60 lakhs वी क्लियर दैट एंटायर लोन आउट। और जो वो 50 लाख रुपए पड़े थे उससे मैं खुश नहीं था। फील अच्छी थी कि मैं कुछ भी कर पाता था। एंड देन आई थिंक दैट्स व्हेयर वी स्टार्टेड दिस एंटायर जर्नी ऑफ कंपाउंडिंग। तो मेरी कोशिश आज रहेगी इस पॉडकास्ट में कि जो बैंगलोर की बिजनेस नॉलेज है, जो मारवाड़ी जेनेटिक्स की बिजनेस नॉलेज है, जो CAs की बिजनेस नॉलेज है, वो हमारी ऑडियंस के सामने पेश हो जाए इन द फॉर्म ऑफ द प्रॉफिट गीता या द बिजनेस गीता। मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि बहुत सारे बिजनेस ओरिएंटेड गाइड्स हैं यूट्यूब पर, तो आज के वीडियो में थोड़े ज़्यादा हाई लेवल इनपुट्स होंगे, थोड़े ज़्यादा डिटेल्ड इनपुट्स होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 10 साल पहले जब मेरी यूट्यूब की शुरुआत हो रही थी, मैं एक स्टैनफोर्ड का कोर्स यूज़ करता था, वाई कॉम्बिनेटर का, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। हमेशा ये सोचा था कि यार इंडिया के लिए ऐसे ही कुछ करना है, आज वो होगा इंडिया के लिए। तो एक हाई लेवल पर थोड़ी बातें होंगी, बट मैं कोशिश ये करूँगा कि एक 10 साल का बच्चा भी समझ पाए आज की कॉन्वर्सेशन, क्योंकि माई होप इज दैट मेनी एंटरप्रेन्योर शुड कम आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट। ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी पॉडकास्ट है ब्रो। ओके, शुड वी स्टार्ट? यस। ओके, तो 9 पॉइंट है पॉडकास्ट की शुरुआत से पहले हमने लिस्ट आउट करे। पहला पॉइंट है मारवाड़ी इथोस। हमारे देश में 3-4 ऐसे बिजनेस कम्युनिटीज़ है जो ट्रेडिशनल बिजनेस कम्युनिटीज़। अगर आप राजस्थान की हिस्ट्री एक्चुअली स्टडी करें तो एक लॉजिक रहता है कि वाई डिड बिजनेस फ्लरिश इन राजस्थान। पहला सवाल तो वो है कि राजस्थान की हिस्ट्री क्या है, मारवाड़ी की हिस्ट्री क्या है, और फिर मारवाड़ी इथोस के बारे में पूछना चाहूँगा कि मारवाड़ी का पर्सपेक्टिव क्या होता है बिजनेस बिल्डिंग में, क्योंकि बहुत अलग पर्सपेक्टिव होता है। मुंबई में भी मैं ये मानता हूँ कि जो टॉप ऑफ द टॉप बिजनेसमैन है मोस्टली मारवाड़ीज होते हैं। व्हाट्स गॉन करेक्ट फ्रॉम अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव फर्स्ट? तो अगर हम राजस्थान की डेमोग्राफी देखें ना, राजस्थान इज़ वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग स्टेट्स ऑल ओवर इंडिया। उसके पास इतनी राजस्थान में गर्मी होती थी, उनके पास गिन चुन के 3 या 4 फसल होती थी। इट वाज ऑलवेज, मतलब इवन हिस्टोरिकली दैट इज बीन अ प्लेसेस फ्रॉम वेयर इन्वेडर्स एंटर्ड इंडिया, राइट। तो डिस्ट्रक्शन हमेशा से था। तो मारवाड़ी इंसान एक चीज़ हमेशा करता है, कभी गिव अप नहीं करता।
With every time he goes to zero, he has a way of just standing up again. And I think this came from the number of invasions that area faced, the number of droughts that area faced. जब खाने के लिए आपके पास गिन चुन के 4 ग्रेन्स हैं, आप उसमें से एवरीडे क्या डिफरेंट खा लोगे? तो मुझे लगता है जो सर्वाइविंग कैपेबिलिटी या सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है टू कम आउट ऑफ बैड टाइम्स, बुरे समय के अंदर अपना मार्क बना के निकलना, वो मारवाड़ियों को हमेशा खुश रखा था, क्योंकि इनके पास इतने ज़्यादा सेल्फ सस्टेन्ड नहीं थे, इन्हें ट्रेड करना पड़ता था. अगर आप राजस्थान के आसपास देखोगे तो एग्रीकल्चर रिच एरियाज़ है, आपके पास हरियाणा है, आपके पास पंजाब है, जो सारे बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है, जो बहुत ही एग्रीकल्चरली रिच हुआ करते थे. हिस्टोरिकली ट्रेड एग्रीकल्चर के लिए होता था, दान का आदान प्रदान होता था. आई थिंक बिकॉज हरियाणा, पंजाब एंड द नियर बाई स्टेट्स इतने ज़्यादा इकोलॉजिकली रिच थे, रिसोर्सेज वाइज रिच थे, they never paid heed to the kind of trade that was happening, and Marwadi had to ensure he's getting maximum value for his grain because he had limited quantity. उनके पास quantity ही कम होती थी, उनके पास हर चीज़ का एक लिमिट होता था. आई थिंक दैट बिल्ट अप दैट स्पिरिट जो मारवाड़ियों के अंदर धीरे 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 ग्रो हुआ. मारवाड़ियों में कहावत है कि अगर मैं 10 पैसा फेंकूंगा तो 1 रुपये की आवाज़ आनी चाहिए. ये ट्रेड इस हिसाब से करते हैं कि हम लोग जो भी करें उसमें मैक्सिमम वैल्यू डिराइव करें, भले ही वो चीज़ बड़ी हो ना हो, अपने लेवल पे हम नुकसान में धंधा ना करें. कोई मारवाड़ी नुकसान में धंधा नहीं करना चाहता. ऑफ कोर्स अगर आप बड़ी कंपनी बिल्ड कर रहे हो, अगर आप एक फैक्ट्री डाल रहे हो, एक कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो वो उसे कैपिटल मानता था. बट कैपिटल के अलावा जो उसका रेगुलर ट्रेड होगा वो कभी ट्रेड नेगेटिव नहीं करेगा. मैं अगर कोई प्रोडक्ट 5 रुपये का खरीद रहा हूँ और अगर मैं मारवाड़ी हूँ, मैं 5 रुपये 50 पैसे के नीचे उस प्रोडक्ट को नहीं बेचूंगा, चाहे कोई भी सामने है. अगर बल्क में उठाओगे तो 5 रुपये 20 पैसे पे बैठूंगा. आई थिंक व्हेन लॉट्स ऑफ ट्रेड हैपेंड, मारवाड़ियों के पास कैश जनरेट होने लग गया जब वो लोग थोड़ा बहुत ये करते रहे. कमिंग डाउन स्लोली जस्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस इन द 1960s 70s. आई थिंक मारवाड़ी लोग सेविंग्स में बहुत बिलीव करते थे, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल लैविश नहीं होती थी. वो हमेशा एक छोटे घर में रहेंगे, आप उन्हें जाके पूछो तो वो हमेशा बोलेंगे धंधा अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है. बट दे वुड हैव गॉट लॉट ऑफ गोल्ड, दे वुड हैव गॉट, मतलब गोल्ड में इन्वेस्ट अच्छा किया होगा, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट अच्छा किया होगा, पैसे को ब्याज पे दिया होगा. उन्हें ब्याज बहुत पसंद होता है. उन्हें लगता है कि अगर मेरे पास 2 रुपया स्पेयर है तो मैं बुरे वक्त के लिए नहीं, उसके अंदर 1 रुपया 80 पैसा ब्याज पे चढ़ा दूँ, ताकि जो मेरा 20 पैसा है वो मेरा 20 पैसा उस ब्याज से निकल जाए. एंड दे आर विलिंग टू हेल्प इन द कम्युनिटी. अगर आप कम्युनिटी के थे उस टाइम पे तो कम्युनिटी टू कम्युनिटी होती थी, इसलिए मारवाड़ियों को सेठ बोला जाता था, क्योंकि सेठ वो लोग होते थे जो अपने हाथ से पैसा निकाल के देते थे कि आप लो, आप इससे करो, मेरे को ब्याज के साथ पैसा आना चाहिए. सो आई थिंक दैट हैज़ बीन मारवाड़ी ethos ऑफ जस्ट डूइंग बिजनेस प्रॉफिटेबली राइट फ्रॉम स्टार्ट. उन्हें लॉस समझ में ही नहीं आते. अगर कोई बंदा लॉस कर रहा है तो बोलते इससे अच्छा धंधा ना कर, जितना पैसा है उसको तो बचाएगा. प्रॉफिटेबिलिटी सेंट्रिक बिजनेस माइंडसेट, करेक्ट. यस. पिछले 10 सालों में स्टार्टअप्स की दुनिया में अलग अलग ट्रेंड्स आए और चले भी गए. आज के ज़माने में कहा जाता है कि द मेन ट्रेंड इज़ प्रॉफिटेबिलिटी. अगर आपकी स्टार्टअप प्रॉफिटेबल नहीं है तो इन्वेस्टर्स का पैसा उठाना मुश्किल होगा आपके लिए, करेक्ट. करेक्ट. पर ये ट्रेंड हाल ही में पॉपुलर हो चुकी है. मारवाड़ी कम्युनिटी टेक इन्वेस्टमेंट्स और इंडियन स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स को किस नज़रिए से देखती थी? क्योंकि मेरे काफ़ी सारे मारवाड़ी फ्रेंड्स एक स्केप्टिकल नज़रिए से देखते थे. शायद ये मैं खुद के सर्कल के बारे में बात कर रहा हूँ कि यार हमेशा ये सवाल उठता था कि इन्हें क्यों इतने पैसे मिल रहे हैं, इतने पैसे क्यों रेज हो रहे हैं. प्लस अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस मीडिया को देखें तो जब कोई इन्वेस्टर किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं तो उस मोमेंट को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है कि XYZ स्टार्टअप पिक्स अप 5 मिलियन. यार ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, पर ये तो प्रेशर वाली सिचुएशन है आपके लिए एज अ बिजनेस. ट्रेडिशनल मीडिया इसे सेलिब्रेट करती थी, पर मेरे अकॉर्डिंग आज के ज़माने में प्रॉफिटेबिलिटी को सेलिब्रेट किया जाना चाहिए. आई फुली अग्री. आई थिंक मेरा व्यू इसमें ये है, मैं इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में आंसर करूंगा. राइट. फर्स्ट इज हाउ डज मारवाड़ी लोग स्टार्टअप्स को कैसे देखते हैं. अगर मैं किसी भी मारवाड़ी के पास जाके बोलूँ कि फलाना कंपनी के अंदर 2000 करोड़ का नुकसान है, बट इस कंपनी की वैल्यूएशन 10,000 करोड़ है, और अगर मैं उस कंपनी का नाम ना दूं या कुछ भी ना दूं, तो वो मारवाड़ी बोलेगा भांग पी के आया है क्या. तू जो कंपनी 2000 करोड़ खो रही है तो उसको बोल रहा है इसकी वैल्यू 10,000 करोड़ है, तो ऐसा क्या बना रहा है. क्योंकि इन लोगों को नुकसान समझ में ही नहीं आता, इन्हें कैपिटल इन्वेस्टमेंट समझ में आते हैं. अगर आप बात करो टेक्नोलॉजी की, ये वो टेक्नोलॉजी भी इनके लिए इन्वेस्टमेंट होता है एक हद तक, जब तक वो रिटर्न दे.
उन्हें ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जिससे उनके कस्टमर्स बढ़े, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं जहाँ पे उन्हें एक नाम बनाना है। मारवाड़ियों में कैपिटल उठाना बुरा माना जाता था। इनफैक्ट अगर कोई बंदा ब्याज पे कैपिटल उठाता तो वो बोलता ये बात मार्केट में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इन लोगों के लिए कैपिटल उठाना नहीं, बिजनेस बड़ा करना सक्सेस की बात होती थी। कैपिटल यानी कि आसान लैंग्वेज में बिजनेस लोन। बिजनेस लोन, बस हैंड लोन, कैश लोन, जैसे भी हो, छोटे छोटे वैल्यू में। आपने आज तक कभी सुना जब कंपनीज दैट वी ग्रू अप विद, द टाटाज एंड बिरलाज एंड योर अंबानीज, रिलायंस, धीरू भाई अंबानी सर ने कभी आके बोला मेरा प्री आईपीओ राउंड में इस कंपनी ने इतना पैसा डाला? कभी नहीं। वो ज़रूर ये आके बोलते थे कि आज मेरे कारण मैंने 8,000 लोग इस फैक्ट्री में रखे, 8,000 लोगों का घर मेरे से चल रहा है, हम लोग ये नया प्रोजेक्ट करने वाले हैं जिससे इतनी डेवलपमेंट आएगी, ये नया प्रोजेक्ट करेंगे जिससे ये ग्रोथ आएगी। बट कैपिटल कभी सेलिब्रेट नहीं हुआ। कैपिटल सेलिब्रेट होने लगा लास्ट 7, 8, 9 ईयर्स के अंदर, राइट? जहाँ पे अगर आप कैपिटल रेज नहीं कर रहे थे तो यू फेल्ट लाइक यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग। बट दैट इज़ वाई अ लॉट ऑफ मारवाड़ी पीपल डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस प्री। ऐसा नहीं था उनके पास पैसे नहीं थे। वनानम के अंदर आज जब हम लोग मारवाड़ी लोगों से डेट उठाते हैं, आई हैव फैमिलीज हु डू $3 million ऑन देयर ओन, मतलब नो क्वेश्चंस आस्क्ड। $3 million इज देयर इज नेवर अ डाउट एंड देयर इज नो 110 पेज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। ये लोग वो पैसा डालते हैं बिजनेस को देख के, आदमी को देख के, उसके स्केल को देख के, और उन्हें वो पैसा उस दिन वापस रिटर्न चाहिए। वो अगर पैसा रिटर्न नहीं आएगा तो वो बहुत एजिटेट हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से मारवाड़ी लोग हमेशा से प्रॉफिट्स में बिलीव करते थे, सेफ इन्वेस्टमेंट्स में बिलीव करते थे। वो ये जानना चाहते थे कि अगर ये बंदा सक्सेसफुल है तो इसने अभी तक 2 घर खरीद लिए होंगे, इन्होंने कुछ ना कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया होगा, नया फैक्ट्री डाला होगा, या इनके ऑफिस में एटलीस्ट इतने लोग काम कर रहे होंगे। क्योंकि जो बंदा हर महीने इतने लोगों की सैलरी दे सकता है वो डेफिनेटली घर कुछ ना कुछ बचा के आ रहा होगा। आजकल जो कल्चर बना, आपने देखा इतनी सारी डाउनसाइजिंग हुई, कोविड में फर्स्ट राउंड ऑफ डाउनसाइजिंग हुई, अभी सारे स्टार्टअप्स लोग फायर करने लग गए बिकॉज दे वर रिलायंट ऑन कैपिटल। आई मीन, मैं अगर रणवीर आपको बोलूँ आप मेरे को 10 लाख रुपए दो, मैं आपके लिए एकदम अच्छा स्टूडियो बना के दूंगा, और स्टूडियो खत्म होने से पहले मैं बोलूँ रणवीर और 10 लाख रुपए दो वरना ये स्टूडियो कंप्लीट ही नहीं होगा, तो आप क्या बोलोगे? जब हमने वनानम स्टार्ट किया हमने यही यूनिक अपॉर्चुनिटी देखी थी। इनफैक्ट वी स्टार्टेड ऑफ एज अ फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म बिकॉज आई वॉज इन बेंगलोर एंड टॉकिंग टू मल्टीपल स्टार्टअप्स। तो मुझे ऐसा लगा था कि ये स्टार्टअप जो एंजल राउंड रेस कर रहे हैं 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ रुपए का, वो हम लोग भी मारवाड़ी कम्युनिटी से रेस करके उन्हें दे सकते हैं। 1.5 करोड़ रुपए इज अ मैटर ऑफ 3 people कमिंग टुगेदर एंड साइनिंग ऑन अ चेक विच दे कैन रिस्क इन देयर लाइफ, मतलब नॉट वरीड एट ऑल, राइट? तो व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ इन दिस मॉडल, आई एक्चुअली, मतलब क्योंकि मेरे पास कंपनी पिच आती, आई वॉज द मीडियम थ्रू विच ये हो रहा था, वनानम वॉज द प्लेटफॉर्म। एक तरीके से इन्वेस्टर हम पे भरोसा कर रहे थे कि यार ये गेम हमें समझ में नहीं आ रहा, बट अगर तू बोल रहा है तो हम पैसा डाल देंगे, अगर केशव बोल रहा है तो तेरे को कुछ ना कुछ तूने देखा होगा, हम डाल देंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ज़्यादा बढ़ गई। तो मैंने 183 कंपनीज़ को इवेल्युएट किया, जिसमें से सिर्फ 5 कंपनी में इन्वेस्ट किया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज दैट वेर टॉकिंग टू अस दैट टाइम सेड यार हम लोग पैसा लेंगे, हम लोग अगर एक डिलीवरी 20 रुपए की है तो मैं कस्टमर को सिर्फ 3 रुपए चार्ज करूंगा ताकि वो मेरे से ही माल लेता रहे, और 17 रुपए में फंड करूंगा। तो हमने बोला आप कब तक फंड करोगे? दैट्स टू बी अ वे वेयर द फंडिंग इट्स ओवर। नहीं, सीरी ए तक तो हम लोग फंड करेंगे, सीरी ए में आप एग्जिट हो जाओगे तो उसके आगे हम लोग बिजनेस बना लेंगे। तो हमने मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स नहीं की। ये डेंजरस इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत डेंजरस। टच वुड, लकी इनफ आज तक मेरी 5 कंपनी जहाँ पे इन्वेस्ट किया सारी जिंदा है, सारी ने गुड साइकिल बैड साइकिल देखा। बहुतों में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ गए, पीपल लाइक ज़रूदा ब्रदर्स जिनसे हम लोग इंस्पायर होते हैं, जिन्होंने सिर्फ प्रॉफिट पे कंपनी बनाई, उन लोगों ने कुछ कंपनीज में इन्वेस्ट किया। कुछ कंपनी ऑटोमेटिक प्रॉफिटेबल बन गई, जिन्होंने बोला, फाउंडर ने बोला यार मेरे को 2 साल दे, मैं पैसा कमाऊंगा, तेरे शेयर्स इस रेट में मैं वापस खरीद लूँगा। So I think that has been our biggest breakthrough in working with Marwadi community and telling why Marwadi community was not that interested in the startup culture. अब जब profitability की बात आती है, अब जब हर कोई बोलता है, क्योंकि at the end of the day आप जो पैसा उठा रहे हो मार्केट से, वो बंदा आपके में पैसे इसीलिए लगा रहा है क्योंकि उसको पैसा वापस चाहिए। अगर मैंने रणवीर में पैसे लगाए तो कोई और आके ये स्टेक उठाएगा, या रणवीर खुद ये स्टेक उठाएगा, तब मेरे को मेरे पैसे का रिटर्न मिलेगा, और ये रिटर्न बहुत बड़ा रिटर्न होगा, राइट? एंड दिस इज नॉट पॉसिबल विथ लॉसेस। आप लॉस करके आप कितना उठा लोगे? उन 5 कंपनीज में देखा क्या? फाउंडर्स बहुत ज़्यादा फाउंडर्स उस बिजनेस से जुड़े हुए थे, बट फाउंडर्स को अपने लाइन ऑफ बिजनेस से प्यार नहीं था। फाउंडर्स ने बोला था मेरे को ये करना है, बट अगर ये नहीं चला तो मैं फ्लिप मार लूँगा, ये नहीं चला तो हम लोग ऐसे कर लेंगे। उनके पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी इज रेडी थे।
एंड नन ऑफ देम केम एंड सेड कि मेरे को ये फंडिंग 3 महीने से ज़्यादा के लिए चाहिए जहाँ पे मेरे को लॉसेस सपोर्ट करनी पड़े। इन सब ने बोला कि हम लोग MVP बना के तुरंत मार्केट में उतरेंगे, कस्टमर्स को सुनेंगे और फिर प्रोडक्ट को ट्वीक करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं एक पूरा महल बना के मार्केट में जाऊँगा जिसे कोई खरीदे ना। ये तो डिज़ाइन बना के मार्केट जाने में रेडी थे कि हम लोग मार्केट से फीडबैक लेंगे और उसके हिसाब से बनाएंगे। Okay. आपने बेसिकली मारवाड़ी कम्युनिटी से पैसे उठाए और इंटेलिजेंटली इन्हें इन्वेस्ट किए आफ्टर स्टडिंग अ लॉट, करेक्ट? यस कम्युनिटी से रफली कितने पैसे उठाए थे? यार उस टाइम पे हम लोगों ने टोटल इन्वेस्टमेंट करीबन 25 करोड़ का किया था अक्रॉस द 5 कंपनीज, विच इज़ एज गुड एज एक एंजल फंड जो इनिशियल $500,000 का चेक लिखेगा। वी वर इक्विवेलेंट टू दैट। ओके। कितने फैमिलीज थे जिन्होंने इन्वेस्ट किया? मुश्किल से 8। वाह। एंड हर फैमिली वाला मतलब, और ये उनका रिस्क कैपिटल था। हाँ, ये उनका वो कैपिटल नहीं था जो ये अपने धंधे में लगा रहे थे या कहीं से निकाल रहे थे। उनका रिस्क कैपिटल था कि अगर डूब भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। थ्रो अवे मनी। थ्रो अवे मनी। ओके। जो एक्चुअल वीसीज होते हैं, वीसीज की दुनिया में कहावत है कि अगर आप 10 स्टार्टअप में इन्वेस्ट करोगे उसमें से एक ही चलेगी। ये कहावत को मैं हमेशा क्वेश्चन करता था कि ऐसे क्यों हो रहा है। फिर मैंने बहुतों से सवाल पूछे। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश के वीसीज अमेरिकन वीसीज से ज़्यादा इंस्पिरेशन लेते हैं, और जिस तरह से अमेरिकन वीसीज ऑपरेट करते हैं उसी तरह सारे नहीं पर बहुत सारे इंडियन वीसीज उन्हें कॉपी करके दे गो अबाउट देयर ऑपरेशंस। जब मैंने आपकी स्टोरी सुनी, वही मुझे टेक्निकली लगा कि आप वीसी के जैसे काम कर रहे हो, बट मच शार्पर इन्वेस्टमेंट्स, कि 5 कंपनीज में इन्वेस्ट किया, 5 ने सक्सेस देखा। What have you done right versus what the VCs do wrong कि आपकी probability rate 100% थी versus 10% of that? यार वी वर लकी इनफ टू हैव 100% रेट, बट ऑनेस्टली 60% के नीचे रेट से मैं डिसअपॉइंटेड हो जाता कि 60% तो अपना सक्सेस रेट होना ही चाहिए। अगर मैं इसका एक पैरेलल ड्रॉ करूँ ना, जो वीसी डिसीजन ले रहा है एक कंपनी को लेके, वो बहुत सारे इंडिविजुअल्स मारवाड़ी लोग वैसे भी डिसीजन लेते हैं। बिकॉज इफ़ आई एम अ बिजनेस हाउस, हम लोग एक जॉइंट फैमिली से है, तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट माई डैड डिड जब मेरे सबसे बड़े भाई बिजनेस में आए कि यार हमारा टेक्सटाइल का धंधा तो लिमिटेड है, एक अलग लाइन करनी पड़ेगी। अब उस अलग लाइन के लिए पैसा डालना पड़ेगा। तो मेरे पापा और मेरे भाई घूमते रहे मार्केट्स, बात करते रहे लोगों से कि कौन सी लाइन में पैसा डालें, कौन सी लाइन में पैसा डालें। फिर फाइनली उन्होंने एक अलग लाइन पकड़ी और एक नया एस्टैब्लिशमेंट एस्टैब्लिश किया। टेक्सटाइल्स तो फैमिली का चल ही रहा था, राइट। वैसे ही कुछ और बड़े फैमिलीज हैं, हम लोग फिर भी एवरेज लोग माने जा सकते हैं। बहुत बड़े फैमिलीज हैं जो 5 से 6 अलग अलग बिजनेस में डाइवर्सिफाई करते हैं। बट जब एक बंदा खुद का कैपिटल लगा रहा है और एक नया मार्केट में एंटर कर रहा है, वो भी तो मार्केट रिसर्च कर रहा है। अगर उसके 6 बिजनेस में, टिपिकली किसी भी बंदे के 6 बिजनेस में 4 बिजनेस तो चल ही जाएंगे, 2 बिजनेस ऐसे होंगे जो नहीं चलेंगे, जो बंद हो जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे मारवाड़ी लोग ये बिजनेस पार्टनरशिप्स में ओपन करते हैं जो कभी चलते हैं, नहीं चलते हैं। VCs डू द सेम थिंग, जस्ट दैट ये VC का काम है एवरीडे बेसिस पे करना कि मैं बिजनेस देख रहा हूँ, मैं इवेल्युएट कर रहा हूँ, बिजनेस देख रहा हूँ, इवेल्युएट कर रहा हूँ। बीच में एक ट्रेंड ऐसा हो गया था कि VC लोग अंधाधुन डाले जा रहे थे क्योंकि इन पे कैपिटल का प्रेशर होता है। जो इनके LPs होते हैं, क्योंकि एक VC फंड 8 साल या 10 साल के लाइसेंस पे होता है। एज LPs यानी कि वो लोग जो VC को पैसा देते हैं एज एन VC के इन्वेस्टर। मतलब अगर एक VC फंड है तो मैं उसमें पैसा डालूंगा, फिर VC डिसाइड करेगा वो पैसा वो कहाँ लगाएगा। VC मेरे से अग्रीमेंट करके जाता है कि ये पैसा 7 या 8 साल के लिए। इसका मतलब वो VC का दारोमदार हो जाता है कि 7 साल में ये पैसा वापस आए और मेरे को रिटर्न मिले। विच मीन्स VC हैज़ टू इन्वेस्ट इन द फर्स्ट 2 और 3 ईयर्स ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। क्योंकि अगर आप 2 से 3 साल में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप 7th ईयर तक आप एग्जिट नहीं ले सकते। तो आई थिंक दे आर अंडर प्रेशर ऑफ कैपिटल, विच इज़ अ वेरी बैड प्रेशर टू बी अंडर। बिकॉज अगर आपके पास एक्सेस फंड है, you will very naturally commit an error because most of the VCs have a target of companies that they have to invest into. मतलब इनके पास टारगेट दिया जाता है, एटलीस्ट द बिगर VCs में टारगेट दिया जाता है कि इस साल हम लोग 40 कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। ओके। अब वो 40 में अगर कोई ढंग की कंपनी से 20 ही मिली तो आपके 20 कंपनी तो वैसे ही कचरा हो गए। तो दैट्स वाई दैट रेशियो इज़ वेरी वेरी स्मॉल। प्लस भारत की असलियत है, ये भारत की असलियत है, क्योंकि एक मारवाड़ी जब कोई खुद का पैसा डालता है तो उसे रिटर्न पीरियड का चिंता नहीं होता। वो 7 साल 10 साल 20 साल हो सकता है। बट VCs में वो लिमिटेशन आ जाता है कि उन्हें वो फंड 7 साल में क्लोज करना ही होता है, या 8 साल में, या 10 साल में, जो भी उनकी स्टैट्यूटरी टाइमलाइन है उसके अंदर क्लोज करना पड़ता है। वहाँ पे बहुत सारे एरर्स हो जाते हैं, क्योंकि जब आप मनी डिसीजंस अंडर द प्रेशर ऑफ टाइम लो, यू आर बाउंड टू कमिट मिस्टेक्स। ओके।
वैसे यहाँ ओवरआर्चिंग पॉइंट मारवाड़ी बिजनेस स्किल्स से रिलेटेड है, तो टू समराइज दिस पॉइंट, डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी पर ध्यान देना है, दैट्स द बेसिक समरी। और यही मारवाड़ी बिजनेस का ईथोस रहता है, प्रॉफिटेबिलिटी पर ध्यान दो। उसका ये मतलब है कि रेवेन्यू डेफिनेटली हाई रखो, पर उसके साथ जो आपके खर्चे होते हैं, कॉस्ट प्राइस थोड़े से कम होने चाहिए। मारवाड़ी लोग कॉस्ट को बहुत अच्छे से इवैल्यूएट करते हैं। मारवाड़ी लोग अपने जो टोटल कॉस्ट आता है, मारवाड़ी लोग प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ बुक की प्रॉफिटेबिलिटी से नहीं निकालते हैं। वो ये नहीं बोलते कि मैंने ये प्रोडक्ट, ये घंटी मैंने 70 रुपये की खरीदी और मैंने 100 में बेच दिया तो मेरा 30 का प्रॉफिट हो गया। मारवाड़ी बोलेगा वो जो 30 रुपये आया उसमें 3 रुपये तेरा रेंट गया क्योंकि तेरे को रेंट देना पड़ा, उसके बाद 7 रुपये तेरे को लोगों को देने पड़े जो तेरे एम्प्लॉयज़ है जिनको सैलरी दी, जो बचे हुए 20 रुपये उसमें 3 रुपये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया क्योंकि तूने ये लेने के लिए इतना कैपिटल उठाया है जिसका नोशनल इंटरेस्ट भी इतना हो जाता है। जब मैंने अपनी सीए प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, मेरे पापा ने मेरे को कैपिटल दिया था, बट ही चार्ज मी इंटरेस्ट ऑन इट बिकॉज ही सेड तेरे बुक्स में इंटरेस्ट का कॉस्ट हमेशा बैठना चाहिए, तेरे को पता होना चाहिए जो तू कर रहा है विदाउट इंटरेस्ट, जो एबिटा पॉजिटिव बोलते हैं ना आजकल, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आई एम पॉजिटिव। मारवाड़ियों को वो कभी समझ में नहीं आता। मारवाड़ी बोलते हैं एबिटा पॉजिटिव क्या होता है? आप जब उस धंधे में पैसा लगा रहे हो और उसका आप ब्याज नहीं कमा रहे हो, मतलब तो आप नुकसान कर रहे हो। बेसिकली विद द फोकस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। यस, रियल प्रॉफिटेबिलिटी। और कुछ कहना चाहोगे मारवाड़ी बिजनेस स्किल से रिलेटेड? आई थिंक मारवाड़ी लोगों में एक और अच्छी चीज़ होती है दैट दे डोंट इंटरफियर। अगर कोई मारवाड़ी बंदा किसी पे विश्वास करके पैसे दे देता है और अगर उसका पैसे टाइमली आ रहा है तो वो कभी आपको इंटरफियर नहीं करेंगे। वो जिस बंदे पे उन्होंने पैसा लगाया उसको कभी नैग नहीं करेंगे। आई थिंक वो बहुत बड़ा फ्रीडम मिल जाता है जो बंदा उस पैसे से धंधा चला रहा है, कि वो अपने हिसाब से चीज़ें कर सकता है। उसका एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पैसे को देना एंड उसको वो चीज़ इंश्योर करनी है। ओके, मूविंग ऑन। पॉइंट नंबर 2 ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी गीता। पॉइंट नंबर 2 सीए स्किल्स। अभी हमारे ऑडियंस में से काफ़ी सारे लोग सिर्फ अंडरग्रेड करेंगे, बहुत सारे 99% लाइफ में सीए पास नहीं होंगे, इंटरेस्ट भी नहीं है सीए करने का। बेसिक सा सवाल है कि सीए करने के बाद क्या स्किल सेट्स ऐड हो जाते हैं और क्या आप उन्हीं स्किल सेट्स को स्टेटमेंट्स में पास ऑन कर सकते हो टू ऑडियंसेस, क्योंकि लोग ये वाला पॉडकास्ट एक सीखने के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। तो आई एम 100% श्योर कि जितनी सफलता आपने देखी है, जितने प्रॉफिट्स आपने देखे, आपने सीए के स्किल्स अप्लाई करे हैं। फेयर टू से? यस। ये एकदम बेसिक तरीके से समझे। एक 10 साल के बच्चे को कैसे आप समझाओगे कि सीए स्किल्स होते क्या है? सीए स्किल्स, राइट। सीए का फुल फॉर्म क्या होता है? सीए का फुल फॉर्म होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये एक बेसिक अकाउंटेंट से अलग होता है। एक अकाउंटेंट आपका लेखा जोखा करता है, वो बोलता है आपके पास 100 रुपये है, आपके पास 80 रुपये गए, आपने इतना खरीदा, आपने इतना बेचा। उस नंबर को एनालाइज करके डिसीजंस लेने को चार्टर्ड अकाउंटेंसी बोलते हैं। यहाँ पे बेसिक ऑफ बिजनेस से ज़्यादा आप कॉस्टिंग के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। आप ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो जब आपको डिसाइड करना है कि आप प्रोडक्ट ए बनाओगे या प्रोडक्ट बी बनाओगे, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेके आप एक प्रोडक्ट सी बनाओगे। अगर मेरे को हमारे कॉस्टिंग सब्जेक्ट में प्रॉब्लम्स ऐसी होती थी कि अगर मेरे पास 10 लाख का कैपिटल है तो क्या मुझे इस कैपिटल से इस फैक्ट्री को अगर मैं इतना आउटपुट करूँगा तो मैं कितना कमाऊँगा, ब्रेक इवन पॉइंट सिखा लो, ये निकालो। सो वहाँ से हम लोग की कॉस्टिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा बढ़ी। फिर एक SFM सब्जेक्ट हुआ करता था, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इससे हम लोग कंपनी की वैल्यू निकालना सीखते थे कि उनका बैलेंस शीट कैसे पड़े, उनका कैश बैलेंस, असेट टू लायबिलिटी रेशियो, डेट टू क्रेडिटर्स रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, मार्केट में अगर ये अप जा रहा है डाउन जा रहा है इसका मूवमेंट कैसे जाएगा, फंडामेंटल एनालिसिस। जब कोई शेयर मार्केट का एक्सपर्ट बोलता है वी आर डूइंग फंडामेंटल एनालिसिस, वो SFM की थ्योरी अप्लाई करता है। जब हम लोग डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ते हैं, हमें ये पता चल जाता है कि अगर इंडिया में धंधा करना है और 10 रुपये का सेल कर रहे हैं तो एक्चुअल में गवर्नमेंट को कितना देना है, हमारे पास कितना आएगा। दिस हेल्प्स अस कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस टुगेदर। और जब लॉ पढ़ते हैं, कॉर्पोरेट लॉ, इट ऑल्सो टेल्स अस व्हाट वी कैन डू, व्हाट वी कैन नॉट डू, राइट। बट एक बैलेंस शीट देखकर एक सीए को क्या दिख जाता है जो एक फाउंडर को नहीं दिखता? यार जब आप फाउंडर होते हो ना, तब आपको बैलेंस शीट से कोई मतलब नहीं होता। आपको मतलब होता है आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं और उस दिन आपको क्या खर्चा करना है, इस खर्चे से आप क्या बनाओगे। बट अगर वो सीए है और वो उस बैलेंस शीट को देख रहा है, मेरे को पता है आपकी पेरोल इस महीने की 30 लाख रुपए है, इसका मतलब इस साल में आपको 3 करोड़ रुपए की पेरोल है, बट आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ 50 लाख रुपए पड़े, तो आप आज 40 लाख का या 20 लाख का खर्चा नहीं कर सकते हो क्योंकि आपके पास फ्यूचर रेवेन्यू आउटकम्स नहीं दिख रहे।
सीए हर एक बैलेंस शीट के फिगर को लेके बता सकता है कि उसका बिजनेस आगे चलेगा नहीं चलेगा, चलने के लिए उसे क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा. तो आई थिंक बैलेंस शीट के हर एक आइटम को पढ़ना बेस लेवल से, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है. ऑफ कोर्स रूल्स के हिसाब से क्लासीफाई होता है, बट अगर मैं एक बच्चे को बोलूँ कि तेरे पास 1000 रुपये हैं, इस 1000 रुपये से तेरे को एक महीने अपने सारे खर्चे निकालने हैं, तो वो फट से बोल देगा या तो खर्चा निकल सकता है या खर्चा नहीं निकल सकता है, क्योंकि उसको अपने खर्चे पता होंगे और वो उसके हिसाब से प्लानिंग करेगा. तो आई थिंक रीडिंग ऑफ अ बैलेंस शीट, टेकिंग द रूल्स असाइड, अगर मैं रूल्स को हटा दूं इस पूरी थ्योरी से जो पढ़ने के बाद आते हैं, बैलेंस शीट होता क्या है कि आपके पास पैसे कितने हैं, आपको खर्चे क्या क्या करने हैं. बैलेंस शीट इन दोनों को मिला के एक टोटल होता है. और जो अगर आपका एसेट साइड ज़्यादा हुआ मतलब आप प्रॉफिट में हो, ये साइड ज़्यादा हुआ तो आप नेगेटिव में. तो सीए का काम होता है कैसे वैल्यू को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर दे, नेगेटिव से पॉजिटिव में ले आए, या ऐसे कौन से स्टेप्स करें जिससे वो नेगेटिव में ना जाए, या फाउंडर को बोले भाई इस टाइम पे आप ये नहीं कर सकते हो. अक्सर ना सीए टैक्स से एसोसिएटेड होते हैं, पर जब आप एक्चुअली बिजनेस में घुसते हो और आपका एक डेडिकेटेड सीए होता है, दे मेक यू सी योर बिजनेस फ्रॉम अ डिफरेंट लाइट. ऑलमोस्ट मैं नेगेटिव शब्द नहीं यूज़ करना चाहूँगा, बट सेफर वे टू प्ले बिजनेस. वो सीए आपके फाइनेंशियल कोच की तरह रहता है. करेक्ट टू से? करेक्ट. इसीलिए कहते हैं कि सीएज अक्सर बहुत अच्छे फाउंडर्स भी बनते हैं. यस, आई थिंक कुमार मंगलम बिरला सर इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. अगर आप आज कोई भी बड़े बिजनेस के अंदर देखोगे, भले ही वो फाउंडर्स वुड बी द मीडिया फेसिंग फेमस पीपल, वो अपने सीएफओस के बिना काम नहीं कर सकते. उन्हें अपने सीएफओ चाहिए ही चाहिए, और वो सीएफओ मोर ऑफन देन नॉट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है. क्योंकि एक फाउंडर का दिमाग ना आइडिया ओरिएंटेड चलता है कि यार हाँ आज मैं ये करूँगा, आगे जाके वो करूँगा. सीए आपको रियलिटी दे देते हैं. फाउंडर हमेशा सोचता है मेरा प्रोडक्ट 100 करोड़ इसी साल बेच देगा. सीए बोलता है भाई आपके प्रोडक्ट को पहले 1 करोड़ बेचने दो, जब ये 1 करोड़ बिकेगा तब आप उसको 100 करोड़ की बात करना. आप पहले 1 करोड़ बेचो, 1 करोड़ का माल बेचो, फिर आप बोलना कि आप उतना बेचोगे. ओके. ये सुनकर ना ऑडियंस को लगेगा कि अच्छा सो इज सीए अ बिट ऑफ अ डिफेंडर, एक डिफेंसिव पोजीशन होती है. जवाब है हाँ, इट इज़ अ डिफेंसिव पोजीशन. बट आपके लिए सवाल ये है कि इन्हीं डिफेंसिव स्किल्स को लेकर आपने ये 1000 करोड़ का रेवेन्यू कैसे कमाया. मतलब इतनी ज़्यादा अटैकिंग गेम कैसे खेली डिफेंसिव स्किल्स के साथ. यार डिफेंस इज ऑलमोस्ट द बेस्ट फॉर्म ऑफ अटैक इन मोस्ट ऑफ द केसेस. ये एक बहुत कॉमन थ्योरी है कि बेस्ट फॉर्म ऑफ अटैक इज टू काइंड ऑफ ऑलवेज स्टे डिफेंसिव एंड यू नो काइंड ऑफ प्ले अराउंड थिंग्स. जब आप सीए करते हो ना, आपको एक पता चल जाता है कि आप जेब से कितना खर्चा कर सकते हो. अब फिर आपका क्रिएटिव ब्रेन आपको बोलना चाहिए कि इस खर्चे से आप आगे क्या कर सकते हो. लिमिट्स दिख जाते हैं. लिमिट्स दिख जाते हैं. अगर आदमी को स्टार्टिंग से उसकी लिमिट पता हो तो वो मोर ऑफन देन नॉट उसके अंदर करेक्ट गेम ही खेलेगा. ही विल नेवर एवर डू इट. जैसे हम लोग के पास जब आया था, आज जब हम लोग बोलते हैं वरना हम 1000 करोड़ टर्नओवर कर लिया, ये कर लिया, रेवेन्यू हमने अचीव की, हम लोग प्रॉफिटेबल थे, बट माई टीम इज़ वेरी यंग बिकॉज आई कुड नॉट अफोर्ड पीपल हु आर हाइपिंग. मेरी जेब से उतना पैसा मैं दे ही नहीं सकता था, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं थे, मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड थे. बट उसके अंदर मेरे को फिर रिसोर्स को एक छन्नी के थ्रू डाल के जो अच्छे रिसोर्सेज हैं उन्हें उठा के उन्हें मोटिवेट करके करना पड़ा. बहुत सारा काम खुद करना पड़ा. आज के दिन पे भी आई स्पेंड एनीवेयर बिटवीन 14 to 16 hours एट ऑफिस बिकॉज देर आर सर्टन फंक्शंस विच आई कैन नॉट अफोर्ड टू पे ऑन टुडे. मुझे वो काम खुद बैठ के करना पड़ता है. जब हम लोग स्टार्ट किए थे तब मेरे ऑफिस में HR भी हम लोग थे, सेल्स वाले भी हम लोग थे, मेरे पार्टनर थे वो ऑपरेशंस खुद ही देख रहे थे, और जूनियर के अंदर बहुत बेसिक रिसोर्सेज लिए थे जो सिर्फ हैंड्स ऐड करे, ब्रेन्स नहीं. जब पैसा आते गया तब हम लोगों ने धीरे धीरे मिड लेवल मैनेजर्स को उठाया, ऐसे लोगों को उठाया जो शायद सीनियर लीडरशिप नहीं थे बट हमें उन्हें पोटेंशियल दिख रहा था. अब ये लोग मेरे पास दो तरीके से एफिशिएंट थे. वन, कॉस्ट वाइज दे वर एफिशिएंट बिकॉज आई कुड अफोर्ड देम. सेकेंड, दे वर विलिंग टू डू द हार्डर वर्क. ये ऑन ग्राउंड काम करने के लिए तैयार थे. तो वहाँ से हम लोगों ने बिजनेस को बढ़ाया. बीइंग नोइंग माई लिमिट्स कि मैं क्या कर सकता हूँ और किसके अंदर मेरे को जो चीज़ें अचीव करनी है, आई थिंक दैट हेल्प्ड. जो स्टूडेंट्स ये पॉडकास्ट को सुन रहे हैं जो कभी लाइफ में सीए करेंगे नहीं, उनके लिए एडवाइस क्या है? एक सीए दोस्त बना लो. इनफैक्ट यू नो फाउंडर्स, बहुत सारे बेंगलोर फाउंडर्स का बिगेस्ट इशू ये होता है क्योंकि आजकल के ज़्यादा फाउंडर्स टेक ओरिएंटेड फाउंडर्स है जो कॉलेज में अपने रूममेट के साथ उन्होंने कुछ डिज़ाइनिंग स्टार्ट की जो बड़ा हुआ. बट जब कंपनी खोलने की बात आई तब ये किसी सीए के पास नहीं गए.
जब उसको एक फॉर्मल स्ट्रक्चर देने की बात आई, उन्होंने वो सीए का 20,000 बचाया। आजकल के जो नए बच्चे हैं वो स्टार्टिंग में फाइनेंस और कंप्लायंस को बर्डन मानते हैं। वो मानते हैं यार ये एक्स्ट्रा कॉस्ट है, इसकी जगह मैं कुछ और में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं टेक में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। बट ये सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। स्पेशली अगर विजन बड़ी है। अगर विजन बड़ी है तो आपको कंप्लायंट रहना ही पड़ेगा। आपको स्टार्टिंग देयर आर सो मेनी फाउंडर्स हु हैव फॉट बिकॉज थिंग्स आर नॉट ऑन पेपर। आज आप और मैं अगर एक नया बिजनेस स्टार्ट करें, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हम दोनों 50-50 की स्टार्ट करेंगे, बट आपको कैसे पता कि ये 50-50 आगे भी कंटिन्यू होगा? कल को अगर एक थर्ड पार्टनर आ रहा है तो वो कितना % शेयर लेना चाहिए? आप ये कह रहे हो क्योंकि सीए के पीछे एक लॉ का एंगल भी होता है। कॉर्पोरेट लॉ इज अ मेजर सब्जेक्ट। तो वो समझता है कि चीज़ें ड्राफ्ट कैसी होनी चाहिए, चीज़ों को ऑन पेपर कैसे रखना चाहिए। बहुत सारे फाउंडर्स जो यंग होते हैं, जो फर्स्ट टाइम फाउंडर्स होते हैं, वो अपने को फाउंडर के साथ अग्रीमेंट साइन करने में झिकझिका जाते हैं। उन्हें लगता है दिस इज़ लैक ऑफ ट्रस्ट। अगर मैं एक अग्रीमेंट साइन कर रहा हूँ मतलब यू डोंट हैव ट्रस्ट ऑन मी, मेरे को आप पे भरोसा नहीं है, आपको मेरे पे भरोसा नहीं है। बट अग्रीमेंट्स इज ऑलवेज फॉर द बैड डे। जिस दिन चीज़ें बुरी होती है, आपके पास एक पेपर होता है जहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि भाई यार ये सच्चाई थी, चीज़ें इसी हिसाब से होनी चाहिए। आई नो सो मेनी स्टार्टअप्स जिन्होंने अपना सीड राउंड रेस किया बट फाउंडर्स फॉट, VCs लॉस्ट देयर मनी, द कंपनी शट डाउन बिकॉज फाउंडर्स फॉट। और शायद चीज़ें अगर ऑन पेपर होती तो एटलीस्ट कंपनी चलती, बिकॉज कुछ हो ना हो बिजनेस चलना चाहिए। ओके, मूविंग ऑन, ऑपोजिट ऑफ हर्ड मेंटालिटी, जो कहना आसान है करना मुश्किल है। हर्ड मेंटालिटी यानी कि अगर दुनिया एक तरफ जा रही है आप भी उसी दुनिया के साथ चले जाओ उसी डायरेक्शन में। बट अक्सर जो लोग फाड़ देते हैं लाइफ में वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। इस पॉइंट के बारे में एक्सपैंड करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछूंगा, नॉट रिलेटेड टू दिस पॉइंट। पॉडकास्ट की शुरुआत से पहले आपने मुझे कहा था आपके गोल्स के बारे में। क्या है गोल्स, फिर से एक बार दोहराइए। यार आई मीन आई मैनिफेस्ट दिस एवरी सिंगल डे एंड हम लोग वनानम को एक $50 बिलियन कॉन्ग्लोमरेट बनाएंगे अगले 4 साल में। वी विल बी अ $50 बिलियन कंपनी एंड आज बहुत सारे रूट्स पता है कैसे करेंगे, बहुत कुछ नहीं पता कैसे नहीं करेंगे, बट ये पता ये चीज़ होगी, मैनिफेस्टेशन प्लेस। ओके, ऑब्वियसली यहाँ हर्ड मेंटालिटी आप फॉलो नहीं करोगे, ये समझाइए पहले। भारत के बिजनेस स्पेस में हर्ड मेंटालिटी आज के ज़माने में 2024 में है क्या? जैसे एक ज़माने में फिनटेक का बूम चल रहा था, सारे VCs फिनटेक में पैसे डाल रहे थे। आई डोंट इवन नो हाउ मेनी ऑफ दोस फिनटेक कंपनीज आर, मेनी हैव डन वेल, मेनी हैव नॉट सर्वाइव्ड। उसके पहले आई थिंक ई-कॉमर्स का एक वेव था बहुत पहले, जब वो फ्लिपकार्ट ये सब, उसमें भी काफ़ी सारे कंपनीज डूबे। आर यू इन अ सिमिलर स्पेस राइट नाउ? यार अगर आप मेरे से पूछो ना आज हर्ड किस चीज़ की है, आज हर्ड सिर्फ जेनरिक टेक की हो चुकी है। आज हर कोई 30-35 साल वाला आदमी सोचता है मैं अपना स्टार्टअप कर सकता हूँ, मैं अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी कर सकता हूँ। उसे कोई छोटा प्रॉब्लम दिखता है, उसको लगता है ये प्रॉब्लम इतना बड़ा है कि इसको सॉल्व करूँगा तो आई विल मेक बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। शार्क टैंक इंडिया की वजह से बहुत ज़्यादा शार्क टैंक प्रमोट्स अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, नो डाउट। शार्क टैंक से जो टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में एंटरप्रेन्योरशिप की वेव चली है वो शायद ही कोई बीट कर पाए। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ ऑल्सो मोर लाइक अब हर कोई को वो सेक्सी लगने लग गया। पीपल थिंक एंटरप्रेन्योरशिप इज it's something I have to do. If I'm not doing entrepreneurship, then I'm missing out something in life, right? But ये hard fact नहीं है. It was just like 70s, 80s, 90s के ज़माने में सब कोई मुंबई आके एक्टर बनना चाहते थे। बॉलीवुड में एक्टर्स कितने ही बने। उस टाइम पे तो एटलीस्ट कहा जाता था कि मुंबई में हर गली में एक स्ट्रगलिंग एक्टर मिल जाएगा जो यहाँ पे आके अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ वेरी सिमिलर गेम। अगर मैं सक्सेसफुल कंपनीज़ की बात करूँ तो आप गिन चुन के 500, 1000, 1500, 2000 कंपनीज़ के बारे में आप मेरे को बता दोगे, बट उससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इट इज़ अ डिफिकल्ट गेम। इट इज़ मोर ऑफ अ मेंटल चैलेंज। एवरी डे यू आर फेस्ड विद इशूज़। एज एन एंटरप्रेन्योर आई थिंक एंटरप्रेन्योर इज़ अ फैंसी वे ऑफ सेइंग यू आर ओनली अ फायर फाइटर। आप सुबह उठते हो और आप कुछ ना कुछ आग बुझाते रहते हो। कभी टीम की आग बुझाओ, कभी सेल्स की आग बुझाओ, कभी मार्केट की आग बुझाओ, बट आप वही करते रहते हो। एंड अनलेस यू आर जेन्युइनली पैशनेट अबाउट इट, आप ये एवरीडे नहीं कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट हर्ड मेंटालिटी, राइट, ये एक बहुत फेमस किस्सा है जो मेरे पापा ने मुझे सुनाया था। धीरूभाई अंबानी सर जब जिस टेक्सटाइल स्टार्ट कर रहे थे, उन्होंने अपना सारा कैपिटल डाल के 5 बड़ी बड़ी मशीनरीज ली। उन्होंने अपने सबसे बड़े राइवल कंपनी से सबसे वेल पेड 5 एम्प्लॉयज़ को बुलाया और बोला यार आप लोग मेरे लिए मशीन्स चलाओ, मैं आपको सेम सैलरी दे दूंगा। उनके पास शायद जेब में 2 महीने से ज़्यादा सैलरी के पैसे नहीं थे। उस टाइम पे जब वो 5 लोगों के पास ऑप्शन था, 3 लोगों ने मना कर दिया
क्योंकि 3 लोगों ने देखा यार आपके पास कुछ नहीं है, आप कैसे चलाओगे, हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। 2 लोगों ने वो ऑप्शन माना और वो 2 लोग आज भी रिलायंस के अंदर बहुत सीनियर पोजीशंस पे थे। If you want to make it big, you have to walk away from people. You know, they say when you climb Mount Everest, it's very lonely on top. The herd is usually down. It is a very lonely climb when you keep climbing. आज के ज़माने के अंदर जब एक बूम चल रखा है कि हर कोई ये करना चाहता है, क्वालिटी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक मारवाड़ीज एंड गुजरातीज आर गुड एट दैट। उन्हें देख के पता चल जाता है कि उन्हें कोई चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, and that is what is about not being with the herd. For example, when we just invested in 5 companies out of 183, अगर मेरे पास वही 22-23 करोड़ जो हम लोगों ने डाले, 24 करोड़ जो हम लोगों ने डाले, मैं उस उतने ही कैपिटल से मैं 20 कंपनीज को फंड कर सकता था या 30 कंपनीज को फंड कर सकता था, क्योंकि उस टाइम पे एक फोमो चल रहा था। मेरे पास बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जिसको हमने स्किप किया, बट बड़े बड़े फंड्स ने उनमें पैसा डाला और उनके फाउंडर्स ने लिखा दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव रेज्ड मनी फ्रॉम सच फंड। Ironically, 22 of those companies are not even alive today. They are shut down. The founders have moved out. आपने नो क्यों बोला था उन्हें? यार क्योंकि पहली चीज़ मेरे को वो धंधा नहीं समझ में आ रहा था, और फाउंडर बात कर रहा था कि मैं महल बना के मैं मार्केट में जाऊंगा, कि मैंने जो बनाया वो मैं मार्केट में बेचूंगा। सेल्स मारवाड़ी लोग जानते हैं यार, मारवाड़ी लोग ये बोलते हैं कि मार्केट को जो चाहिए वो हम बेचेंगे। आज अगर मार्केट को हार्डवेयर चाहिए मैं हार्डवेयर बेचूंगा, कल अगर मार्केट को टेक्सटाइल चाहिए मैं टेक्सटाइल बेचूंगा, मैं मार्केट को वो बेचूंगा जो मार्केट को चाहिए। प्ले टू द क्राउड, दैट्स ऑल। वैसे ही आप धंधा बना सकते हो। हम लोग जब इनिशियली फाउंडर से बात करते थे, वन थिंग दैट वी अंडरस्टूड वाज, अगर ये बंदे को कभी पिवट करना पड़ा, अगर इफ ही हैज टू चेंज, क्या ये कर पाएगा, क्या ये इमोशनली उस प्रोडक्ट से डिटैच हो पाएगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंपनी। जहाँ पे हमको लगता था कि ये नहीं पॉसिबल है, हम लोग नहीं करते थे, हम लोग उसके बिना खुश थे। फेयर, ओके। एक 2024 पर्सपेक्टिव से ये आइडिया वर्सेस टैम वाली कॉन्वर्सेशन को एक्सपैंड कीजिए। आज के ज़माने में हर किसी को टोटल एड्रेसेबल मार्केट के बारे में पता है कि अगर सक्सेसफुल बिजनेस चाहिए, लुक फॉर द लार्जर साइज टैम्स। ठीक है, ये शायद कॉलेज स्टूडेंट्स को भी पता है शार्क टैंक इंडिया की वजह से। एट द सेम टाइम आइडियाज़ की एक फ्लरी है भारत में, भर भर के आइडियाज़ है लोगों के पास। वो कॉन्वर्सेशन मुझे करनी भी नहीं कि इट्स अबाउट एग्जीक्यूशन, इट्स नॉट जस्ट अबाउट आइडियाज़। आई थिंक ये सारा ज्ञान अभी स्टूडेंट्स को पता है, एक हायर लेवल पर करता है। कहा जाता है कि अगर आपको किसी बिजनेस को स्टार्ट करना है तो हमेशा जो आपकी गवर्नमेंट कह रही है उन बातों को सुनो। गवर्नमेंट कह रही है कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस आर नीडेड फॉर इंडिया, तो डेफिनेटली लोगों को ये पता है कि यार हम मैन्युफैक्चरिंग में शुरुआत करनी चाहिए। बट ऑब्वियस सा सवाल है कि एक 22 साल का लड़का या लड़की मैन्युफैक्चरिंग का करियर कैसे स्टार्ट कर सकता है? एंड अगेन ओवरआर्चिंग क्वेश्चन योर इज टैम वर्सेस आइडियाज। यार टैम ना बहुत एक फैंसी वर्ड है, राइट? ये मेरे हिसाब से यूएस से उठाया हुआ वर्ड है। जब यूएस के स्टार्टअप्स को लोग इवैल्यूएट करते थे, क्योंकि वहाँ पे एक टोटल एड्रेसेबल मार्केट हुआ करता था, राइट? टैम इज टोटल एड्रेसेबल मार्केट। अब माई पर्सपेक्टिव ऑन टैम्स इज, जितने स्टार्टअप्स इंडिया में जो टैम दिखाते हैं वो एक्चुअली उतना टैम नहीं होता, क्योंकि इंडिया की पब्लिक यूएस की पब्लिक से बहुत अलग है, बाकी वर्ल्ड की पब्लिक से बहुत अलग है। अप टू अर्ली 2017, 2018, राइट, बेंगलोर में एक ट्रेंड चलता था कि जोमेटो स्विगी हैड बिकम पॉपुलर, राइट? आई जस्ट पुट अ सिंपल एग्जांपल देयर। जोमेटो एंड स्विगी के लिए हर एक बेंगलोर वाला उनका टारगेट ऑडियंस था, बिकॉज जियो आ चुका था, जियो ने इंटरनेट सस्ता कर दिया था, स्मार्टफोन्स हर एक के पास थे, एंड इट्स द ट्रूथ इज लोगों को बाहर का खाना खाना है, राइट? एंड स्विगी एंड जोमेटो एक्चुअली सॉल्व दैट प्रॉब्लम। बट अब मैं टैम की बात करता हूँ। जब ये लोग टैम के अंदर आए, तब मेरे जैसा बंदा, मैं सेम रेस्टोरेंट को जोमेटो पे चेक करता था, सेम रेस्टोरेंट को स्विगी पे चेक करता था, जहाँ पे डिस्काउंट ज़्यादा, जहाँ पे प्राइस कम, मैं वहीं से ऑर्डर करता था। सेम थिंग विद ओला उबर। बट कितने लोग ऐसे ही बैक टू बैक ऑप्शंस करते थे। आई वॉज नेवर ब्रांड लॉयल until today I am brand loyal towards one of the companies, because अब मेरे को उनकी सर्विस ज़्यादा अच्छी लगती है। अब मेरे को लगता है they have added something else more than just food delivery, where I have कौन? Zomato, of course. कहा जाता है कि there are two kinds of people, the Zomato, GPay and Uber people, Yeah, versus Swiggy, Ola, and PhonePe. Yes. तो I am more into that Zomato category, because probably just that जहाँ पे मेरा घर है ना, वहाँ पे Zomato की सर्विस शायद ज़्यादा फास्टर है, if for no other reason apart from that. But
तो टोटल एड्रेसेबल मार्केट इंडिया में फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है. आपके पास इतने लोग हैं इंडिया के हिसाब से. आप कोई भी D2C प्रोडक्ट लॉन्च करो इन टेक्सटाइल ब्रांड जो 500-600 रुपये में बिकेगा, आप मार्केट दिखाने के लिए टैम कितना बड़ा दिखा सकते हो, बट आपको ये भी तो देखना है उस मार्केट में उतना कंपटीशन भी है. जब टैम की बात आई, मैंने मेरे बहुत सारे फाउंडर फ्रेंड्स में ये देखा है कि समटाइम्स दे आर ओवर रिलायंट ऑन डेटा ओरिएंटेड थिंकिंग विच कैन वर्क अगेंस्ट यू ऑल्सो. ये मैं इमोशंस वर्सेस डेटा के बारे में बात करना चाहूँगा वाइल हाईलाइटिंग टैम, और आपसे एक बेसिक सवाल भी पूछूंगा कि टैम होता क्या है. यार टैम इज़ अ फील गुड फैक्टर, राइट. अगर मैं एक टेक्सटाइल ब्रांड हूँ, अगर आई टेक अ टेक्सटाइल कंपनी का एग्जांपल जो 1000 रुपये का T-शर्ट बना रहा है या शर्ट बना रहा हो, जिसकी एक पर्टिकुलर एक अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास काइंड ऑफ टारगेट कस्टमर ग्रुप है, राइट. तो टैम बनता कहाँ से? टैम बनता है कोई एक यूनिवर्सिटी ने पब्लिश किया होता है या गवर्नमेंट के पोर्टल्स पे होते हैं कि इंडिया में इतने परसेंटेज मिडिल क्लास लोग हैं, इतने परसेंटेज ये लोग हैं. इसको आप फर्दर बाइफरकेट कर सकते हो. आप बोल सकते हो इस स्टेट में इतने लोग हैं, इस स्टेट में इतने लोग हैं जो आपके क्राइटेरिया में फुलफिल करेंगे. बट इफ़ आई एम अ टेक्सटाइल ब्रांड एंड इफ़ आई गो टू द मार्केट सेइंग कि यार मैं 1000 रुपये का शर्ट बना रहा हूँ, मेरे लिए तो 10 करोड़ लोग आउट ऑफ इंडियाज टोटल पॉपुलेशन एलिजिबल टू बाय माई क्लोथ्स. Out of 10 crore people, even if 1%, which is 10 lakh people buy my cloth, I'm a hit brand, right? तो VCs को लोग स्टार्टअप्स ऐसे ही बताते हैं कि यार हमारा टाइम इतना बड़ा है, हम सिर्फ 1% अचीव करेंगे. हमें तो मार्केट लीडर बनना ही नहीं है, हमें सिर्फ 1% मार्केट कैप्चर करना है. बट वॉट दे डोंट रियलाइज इज इंडिया में वो मार्केट कैप्चर पॉसिबल नहीं है. बिकॉज सबसे पहली चीज़, आप उतने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करोगे? अगर आप बेंगलोर बेस्ड हो, अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग साउथ साइड में हो रही है और अगर आपके कस्टमर्स नॉर्थ में हैं, तो आप वहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन चेन लाओगे कैसे? उसका भी तो एक कॉस्ट बढ़ेगा. सो योर टैम फॉर मी इज़ आपके पास एक्चुअल कस्टमर्स कितने हैं, वो आपके वर्ड ऑफ माउथ से कितना फैलाते हैं, एंड वो अचीवेबल मार्केट जो आप 2 या 3 साल में टारगेट कर सको. ह्यूमन एंगल ऑफ बिजनेस, ऑफ कोर्स, करेक्ट. इसकी बातें नहीं होती भारत में. कोई भी इस चीज़ को मानने रेडी नहीं है कि आज के टाइम पे भी इंडिया इमोशंस पे चलता है. वाइल इंडिया ऑफ कोर्स वी आर इम्प्रूविंग, डेटा वेटा है, बट देयर इज़ अ रीज़न वाई आज आपको अगर आपकी मम्मी के साथ लंच करना है तो आपको अपॉइंटमेंट बुक करने की ज़रूरत नहीं है. अनलाइक US वेयर आफ्टर 18 यू मीट अप ओनली ऑन स्पेशल ओकेशंस, राइट. तो इंडिया से आप इमोशंस बाहर निकाल ही नहीं सकते हो, एंड दैट इज़ ऑल्सो इंडिया स्ट्रेंथ. इट इज़ दिस इमोशनल स्ट्रेंथ दैट कीप्स इंडियन रनिंग, राइट. तो अगर मेरे पास एक कोई भी कंपनी आके बोलती है हमारा टाइम इतना बड़ा है, मैंने बोलता हूँ तेरे को 100 कस्टमर के नाम बता जिसको तू बेचेगा. उनके पास वो 100 कस्टमर के नाम नहीं होते, क्योंकि उनके टाइम में इतने सारे लोग होते हैं बट 100 कस्टमर्स के नाम नहीं होते, राइट. एंड देन दैट्स इट. Time for me should ideally be classified as the market that you can go and achieve in the next 2 years with limited resources, right? जिससे आप धंधा बढ़ा सको, तुरंत प्रॉफिट्स. हाँ, क्योंकि उसके बाद आप एक्सपेंड कर सकते हो ना. जब आपने पैसे कमा लिए, जब आपका मॉडल ट्राइड एंड टेस्टेड है, तब आप और कैपिटल इंट्रोड्यूस करो, फिर आप सारे टाइम को अचीव करो. बट आप ये मत बोलो आप एक साल में 1% ऑफ द टोटल टाइम अचीव कर लोगे. ओके. एक स्टार्टर पैक सवाल है 22 साल के लोगों के लिए जिनको बिजनेस करियर स्टार्ट कर रहे हैं. मेरी एडवाइस हमेशा ये होती है कि यार किसी बिजनेस पर्सन के साथ काम करो, इंटर्नशिप्स करो, उन्हें शैडो करो और सीखो अलग अलग डोमेन्स के बारे में. हर डोमेन में मिनिमम 3 महीने के लिए काम करो एटलीस्ट. आइडियली कॉलेज के दौरान इंटर्नशिप्स के थ्रू जानो दुनिया के बारे में. और आई फील कि एज 22 से 25 के बीच जितनी मीटिंग्स आप कर सकते हो उतनी मीटिंग्स करो, दुनिया के बारे में सीखो, पॉडकास्ट सुनो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. बट फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि अगर किसी को पता है कि हाँ मुझे एक बिजनेस करियर चाहिए और उन्हें ये भी पता है कि उनके पीपल स्किल्स अच्छे हैं, मार्केटिंग स्किल्स अच्छे हैं, सेल्स स्किल्स अच्छे हैं, बट आइडिया नहीं मिला अब तक, तो फिर क्या करना चाहिए? यार आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं काम करना ही चाहिए. मेरे केस में आई वॉज एन एक्सेप्शन, आई वॉज लकी, राइट. बिकॉज जब मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा था तब मैंने फाउंडर्स के साथ काम किए. तो उस टाइम पे जब मैंने उन फाउंडर्स के साथ काम किया, आई एक्टेड लाइक देयर एक्सटेंडेड टीम. मैं दिन रात उस बिजनेस में घुसा रहता था, मैं समझता रहता था. दैट्स व्हाट थॉट मी अबाउट ऑपरेशंस, सेल्स, कस्टमर्स, बिगर प्रॉब्लम्स, पीपल प्रॉब्लम्स. बिकॉज एज अ 21 year old आई डिड नॉट थिंक हैंडलिंग पीपल वॉज माई स्ट्रेंथ, राइट. CA कभी HR वाली चीज़ नहीं कर पाते हैं, राइट. दे ऑलवेज स्ट्रगल दैट बिकॉज उन्हें सिखाया नहीं जाता. उन्हें आप नंबर्स दे दो, उन्हें आप सेल्स दे दो, ये दे दो, वो कर पाते हैं. बट people angle might not always be the best part of a CA, right? That you learn when you're working with bigger people. आप ऐसे मत वेट करो कि आपके पास आइडिया आएगा. आप जो इंडस्ट्री आपको पसंद आ रही है ना, आप उस इंडस्ट्री में काम करो. उससे 2 आउटपुट मिलेंगे.
या तो इस इंडस्ट्री में काम करना है या तो नहीं करना है. अगर आपको लगता है कि ऑप्शन इज 2, then figure out the next industry where you want to go and work. Because when you're in a domain, अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी है, HR अच्छी है, अगर आप कोई एक बिजनेस में ज्वाइन कर रहे हो, आप वर्टिकली दूसरे बिजनेस लाइन सेम फंक्शनैलिटी में आप मूव कर सकते हो. दैट विल हेल्प यू लर्न डिफरेंट बिजनेसेस ऑल टुगेदर, राइट? अब कोई इंडस्ट्रीज को हाईलाइट करना चाहोगे? यार, आई थिंक द इजीएस्ट इंडस्ट्री दैट यू शुड आज के टाइम पे स्टार्ट ऑफ शुड बी एन ई-कॉमर्स इंडस्ट्री, or then a proper manufacturing industry, because both of these give you variety of experiences. In e-commerce, the kind of customers that you deal with or the kind of customer complaints that you deal with gives you an idea कि यार लोग कैसे होते हैं, लोगों के साथ करना कैसे चाहिए. उसके अलावा अगर आप मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में डील करोगे तब इन हाउस जो फैक्ट्री के एम्प्लॉयज़ होंगे ना, उसी में आपको वैरायटी मिल जाएगी. आप समझ जाओ कि वर्ल्ड में किससे कैसे डील करना है, क्योंकि उसी में एक मिड लेवल मैनेजर होगा, उसी में आपके पास एक कस्टमर आके बोलेगा ये क्वालिटी मैच नहीं करी, ये करी, तो आप दोनों चीज़ ऑन कर लोगे. आई थिंक अगर आप कोई भी कंपनी में जाओ, अगर आपको सिर्फ लोगों को देख के सीखने का मौका मिले, नथिंग बेटर देन दैट. मैं ये भी मानता हूँ कि सिर्फ कॉलेज प्लेसमेंट्स के लिए नहीं बैठना चाहिए, खुद से भी अप्लाई करना चाहिए. एंड इन ऑर्डर टू मेक योर CV गुड, अगर हो सके तो 11th स्टैंडर्ड से इंटर्नशिप स्टार्ट करो और वर्क एक्सपीरियंस गेन करो. हमारे ऑफिस में ना इंटर्नशिप्स हैव बीन वेरी इंपॉर्टेंट. मेरे कम से कम 11 इंटर्न ऐसे हैं विच हैव कन्वर्टेड टू फुल टाइम एम्प्लॉइज, बिकॉज दीज पीपल इंटर्न विद अस, दे वर्कड विद अस फॉर 3 months. हमें उनमें कुछ दिखा, उन्हें हमें कुछ शायद ज़्यादा दिखा, दैट दे केम इन एंड स्टार्टेड देयर करियर्स विद अस, राइट? एंड ये दोनों तरीके से बेनिफिशियल है. एक फॉर द इंडिविजुअल डेफिनेटली, बिकॉज his stint is restricted to 3 months. Most of the internships that now people have started doing are paid. तो आपके पास कुछ ना कुछ घर खर्ची निकल जाती है जिससे आप कुछ ना कुछ कर सकते हो. सेकेंड, यू आर बिजी, आपका एक नेटवर्क बन रहा है. आपका जो इंटर्नशिप में बॉस होगा ना, वो हो सकता है जब आप करियर ज्वाइन करना चाहो वो किसी कंपनी में आपको रेफर कर देगा जहाँ पे आपको कोई डायरेक्ट कनेक्ट नहीं था, या वो कंपनी आपकी कॉलेज में प्लेसमेंट्स के लिए नहीं आई. या हो सकता है अगर वो कंपनी प्लेसमेंट के लिए आ रही है और अगर आपने इनसे रेफरल मांगा है तो वो शायद रेफर कर दे और वहाँ के HR आपको थोड़ा स्पेशल कंसिडरेशन दे, बिकॉज एक रेफरल का केस है. सो इंटर्नशिप इज़ एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट. अगर मैं वो 3 साल KPMG में नहीं करता, एंड आई यूज्ड टू वर्क मैड आवर्स, आई स्किप्ड माय CA क्लासेस, फाइनल की क्लासेस टू वर्क. मैं अपने पार्टनर्स या मैनेजर्स को जाके बोलता यार बड़ौदा जाना स्टॉक काउंट के लिए मैं जाऊँगा, मुंबई जाना है मैं जाऊँगा, कुछ भी काम आया बेसिक से काम मैं जाऊँगा करने के लिए, क्योंकि सीखना था, तब सीखना था, लोगों को मिलना था, लोगों के पर्सपेक्टिव्स जानने थे, एंड वो नेटवर्क बनाना था. सो व्हेन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, वन ऑफ माय क्लाइंट्स व्हेन आई वाज इन KPMG, जो ये इंडस्ट्री में जो काम कर रहे थे, जिस क्लाइंट पे मैं ऑडिट कर रहा था, जो लोग वहाँ पे काम कर रहे थे, जैसे ही मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की, मैंने उन्हें मैसेज डाला, उन्होंने मेरे को क्लाइंट्स रेफर कर दिए कि अरे तू कर, अच्छा तू अच्छा काम करेगा, ये ले पहले 2 क्लाइंट, इनसे काम स्टार्ट कर. दैट गॉट मी रेवेन्यू विदाउट इवन मी हैविंग टू मार्केट, without me having to go and meet clients. And because it went via referral, I got them instantly. So I think internship is very, very important. ये अब तक का ना सबसे प्रैक्टिकल और यूजफुल पॉइंट है. जिसने भी पॉडकास्ट को यहाँ तक सुना, दिस इज द पॉइंट ऑफ पीपल गेट स्टक एक्चुअली. यहाँ वो एनालिसिस पैरालिसिस हो जाते कि आइडिया तो सही है बट करूँ या नहीं करूँ, बस करते जाओ. एग्जीक्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ. ये बोलने की भी ज़रूरत नहीं है 2024 में. आई थिंक हर किसी को पता है. आप बड़े से बड़े मुकेश अंबानी सर है, राइट? मैंने कहीं पढ़ा था कि वो दोपहर को आज के टाइम पे भी वो 13 से 14 घंटे काम करते हैं. Imagine 13 to 14 hours, probably, I don't know if he's India's wealthiest or whatever, the top 3 in the world, etc. etc. But 14 hours अगर वो काम कर सकते हैं तो हम लोग किस खेत की मूली हैं यार? हम लोगों ने क्या अचीव किया आज तक कि हम लोग बोले ये. I understand there's a lot of criticism around work-life balance and fulfillment, but up to a certain age, it's your job to ensure your family is also going to get a very comfortable life. आप वर्क लाइफ बैलेंस उस बंदे को जाके बोलो जो डेली वेज पे अर्न कर रहा है, वो बोलेगा भाई ये क्या है, मेरे को कल की रोटी लानी है अपने टेबल पे. आप उस लोअर मिडिल क्लास वाले को बोलो जिसे एक घर बनाना है, जिसका लाइफ का गोल है कि मैं 35 के अंदर एक प्रॉबेबली 2 BHK मुंबई में ले लूँ, तो वो उसके लिए मेहनत कर रहा है. मैं मुंबई में जब भी आता हूँ, मैं बेंगलोर से हूँ, राइट? मुंबई हमारे लिए बहुत डिफरेंट ग्राउंड है. मैं बहुत फनी वे में बोलता हूँ, मुंबई के लोग गूगल मैप्स को इज्जत नहीं देते क्योंकि उसका टाइम बढ़ता जाता है. बेंगलोर में ऐसा नहीं है. आप गूगल मैप्स देखोगे, आप निकलोगे, आप उस टाइम के अंदर पहुँच जाओगे. बट everyone is taking, they are taking locals, they are traveling 2 hours for their work, they are coming back 2 hours and they are not even complaining. They are content with this life, they are building for a bigger goal. आजकल के कुछ लोग ऐसे हो गए हैं जो बोलते हैं यार हमें वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए. वो लोग वैसे ही बोल सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी या तो पैसा होगा
या पैसे बनाने की चाह नहीं होगी, या एक कंफर्टेबल लाइफ बनाने की चाह नहीं होगी. मोर देन मनी, इट्स अबाउट अ कंफर्टेबल लाइफ. ये अक्सर ना सिर्फ टियर 1 है इंडिया में, टियर 2 टियर 3 में ऐसे नैरेटिव्स है वेरी हार्ड वर्किंग. मतलब आई एम श्योर अगर आप कभी एक एनालिसिस उठाओगे ना, अगर यूट्यूब आपको डेटा देगा, टायर 2 टायर 3 में जितनी आपकी कंजम्पशन होगी उतनी टायर 1 में नहीं होगी. इट्स बिकॉज टायर 1 वाले ऐसे पॉडकास्ट सुन के बोलेंगे यार ये क्या बकवास कर रहा है, ये हम लोग एवरी थर्ड डे हमारे कॉलेज में सुनते हैं. बट टायर 2 टायर 3 को इसकी कीमत है. वो जानते हैं ये शायद वो लोग हैं जो हमारे छोटे स्कूल या कॉलेजेस में कभी ना आ पाए, बट यहाँ से हम उनको डायरेक्ट सुन सकते हैं. दे ट्राई एंड अडैप्ट इट. दैट्स वाई द बिगेस्ट बिजनेसमैन always have started from a small village, because they have gone through that hardships, right? They have built everything from scratch. They know. धीरू भाई अंबानी सर पेट्रोल पंप में काम करते थे, उन्होंने यहाँ पे आके ऑयल एंड गैस का पूरा बिजनेस किया. इमेजिन व्हाट विजन दैट पर्सन वुड हैव हैड. ऐसा तो होगा नहीं कि वो सिर्फ 6 घंटे 7 घंटे काम करके या 8 घंटे काम करके हो चुका होगा. ही हैड टू वर्क हिज, मतलब लिटरली उन्हें घिसानी पड़ी होगी शायद एवरी सिंगल डे. एंड एक पॉइंट के बाद जब उनके अकाउंट में 10 20 50 100 करोड़ आ चुके होंगे, आफ्टर दैट एवरीथिंग एल्स इज अ नंबर. बट अगर आप उन्हें पूछते तो वो बोलते हैं मैं लेगेसी बिल्ड कर रहा हूँ, मुझे इन सारे लोगों के लिए काम करना पड़ता है. अगर ये लोग 10 घंटा काम करें तो मुझे 12 घंटा काम करना पड़ता है, तभी मैं इनके लायक बन सकता हूँ कि मैं इन्हें बोल सकूँ. आई थिंक एज अ लीडर और एज अ CEO ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ फाउंडर, one thing that you should be ready for is you will work 1 hour extra than your entire team. क्योंकि आपका टीम के साथ टाइम उन्हें हेल्प करने में जाएगा, 1 घंटे में आपका काम होगा. तो अगर आप वो कर सकते हो तभी आप एंटरप्रेन्योर बनो, तभी आप स्टार्टअप स्टार्ट करो. अदरवाइज यार ये वर्क लाइफ बैलेंस, एटलीस्ट टू मी, इट डज नॉट फिट. ओके, मूविंग ऑन. पॉइंट नंबर 4, पीपल स्किल्स हाईलाइट करना चाहोगे? यार आई थिंक जब आप बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हो ना, आप 1 से 10 तक खुद कर लोगे, बट उसके बाद आपको लोग चाहिए. यू कैन नॉट डू इट विदाउट द राइट टीम, राइट? एंड यू हैव टू बी वेरी कंपैशनेट टुवर्ड्स योर टीम. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी टीम है, वो भी गलतियां कर सकती है, ये गलतियां शायद आप भी कर सकते हो, बट ये एक सही डायरेक्शन में जा रही हो चीज़ें. टीम वर्क्स फॉर द कंपनी, राइट? एंड टीम विल ओनली वर्क फॉर द कंपनी इफ द कंपनी इज वर्किंग फॉर देम, if the company actually takes them into consideration while taking calls. हम लोगों के लिए हमारे सारे बिजनेस के सेंटर्स टीम है, राइट? अगर वनानम को कल, आज हम लोग 4 डिफरेंट बिजनेसेस में, अगर मेरे को 5वां एंटर करना है, इफ़ आई हैव ऑल द रिसोर्सेज बट इफ़ आई डोंट हैव अ गुड ह्यूमन कैपिटल, अगर मेरे पास लोग नहीं है, मैं कभी वो धंधा नहीं करूँगा. बिकॉज अगर मेरे पास कोई दूसरा कैपिटल ना हो, अगर मेरे पास रिसोर्स कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल ना हो, दैट कैन स्टिल बी बॉट, बट पीपल कांट. आई थिंक आज हमने जो हमारा रिवॉर्ड्स एंड लॉयल्टी डिवीजन है, जिसको हम लोगों ने स्केल किया, वी बिकेम द 5th बिगेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया, राइट? इन लेस देन अ ईयर ऑफ अस लॉन्चिंग, एंड इट इज़ अ डिसेंट इनफ क्राउडेड स्पेस. यही वो धंधा है जहाँ पे मैं 1 करोड़ का दिन का गल्ला करता हूँ, राइट? इट्स ऑल रन बाय पीपल. It is entirely run by people. It is them taking initiatives versus we telling them what to do. So I think अगर एक एंटरप्रेन्योर को या फाउंडर को बढ़ना है, एक टाइम बाद उसका काम सिर्फ लोगों के साथ होता है. आप ही के पॉडकास्ट में दीपेंद्र सर ने, मतलब जोमेटो के फाउंडर ने बोला था, राइट, कि वो हायरिंग में 6 महीने लेते हैं. ही टेक्स 6 months टू इवन जस्ट वर्क विद द पर्सन, अंडरस्टैंड द पर्सन एंड देन टेक्स. एंड ही सेड इससे अच्छा तो मैं इंटरनली किसी को 6 महीने उनके साथ मैं काम करूँ और उन्हें मैं ग्रोथ दे दूँ. वो ज़्यादा लॉयल रहेगा, वो ज़्यादा टाइम तक कंपनी में रहेगा, और वो जानता है मैं काम कैसे करता हूँ. हमारे साथ सेम चीज़ है. वी गो बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड लॉट ऑफ टॉप लीडर्स, वी टेक मिड मैनेजर्स. इफ़ वी लाइक समवन, इफ़ वी लाइक द जेन्युइनिटी इन देम, एंड अगर हमारे बेसिक्स मैच हो जाए तो हम लोग उस इंडिविजुअल को चांस देते हैं. हम लोग बोलते हैं आप धंधा रन करो, वी आर हियर टू सपोर्ट यू. जो भी आपको सपोर्ट चाहिए, कैपिटल चाहिए, फाइनेंस का सपोर्ट चाहिए, आपको डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट चाहिए, सेल्स क्लोज करने में हेल्प चाहिए, बट बिल्ड इट ऑन योर ओन, बिल्ड योर टीम लेटर. ये टीम बिल्डिंग को ना मैं हमेशा फुटबॉल या क्रिकेट से कंपेयर करता हूँ. कि फॉर एग्जांपल मुंबई इंडियंस, बुमराह, हार्दिक पांड्या, इवन सूर्य कुमार यादव, ये इन अ वे मुंबई इंडियंस ने इन्हें स्काउट करके डिस्कवर किया था, अब सुपरस्टार्स बन चुके. ये बेस्ट केस सिनारियोज होते हैं. क्या आप मानते हो कि मॉडर्न डे इंडियन बिजनेसेस में भी फ्रेशर्स को हायर करके, ग्रूम करके उन्हें लेजेंड में ट्रांसफॉर्म करना सही गेम प्लान होता है? यार वो मॉडर्न डे बिजनेस में डिपेंड करता है, क्योंकि जितना आपका पॉकेट है ना, उसमें आप फ्रेशर्स या फ्रेशर्स +2 को ही हायर कर पाओगे.
आप कभी उस बंदे को उठा ही नहीं पाओगे जो 10 साल एक्सपीरियंस लेके बैठा है। इसमें 2 चैलेंज आते हैं। व्हेन वी स्टार्टेड वनानम आई वाज 24 years 25 years old व्हाटएवर, राइट। अगर मैं किसी 40 साल के बंदे को लेके आऊँ और अगर हम दोनों बैठ के बात कर रहे हैं तो वो बंदा मेरे को बोलेगा यार ये जब से तो पैदा नहीं हुआ उसके पहले से मैं ये बिजनेस देखता आ रहा हूँ। एंड टॉप लीडर्स ऑफन डोंट डू ऑन ग्राउंड स्टफ वेरी इजीली। अगर आप किसी बहुत सीनियर आदमी को लेके आओगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो स्ट्रैटेजी खेलेगा। जब आप नया बिजनेस बिल्ड कर रहे हो ना, उसका स्ट्रैटेजी सिर्फ आपके दिमाग में है। आपको एग्जीक्यूशन के लिए पहले लोग लगते हैं। जैसे वो एग्जीक्यूशन करते रहते हैं आपको पता चल जाता है कि इन 10 लोगों में ये 3 लोग हैं जो आगे बढ़ सकते हैं। फिर आप उन्हें डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करते हो, फिर आप उनके ओपिनियन सुनते हो। वो कैसे पता चलता है 3 in the 10? आप जब उनके साथ काम करते रहोगे ना, आपको पता चलेगा वो बंदे खुद इनिशिएटिव लेके अपने आप के लिए काम कर रहे हैं। वो आपको आके बोल पा रहे हैं आप यहाँ पे गलत कर रहे हो, आप इसकी जगह ये ट्राई कर सकते हो, राइट। अगर कोई बंदा अपने काम को सिर्फ एज ए जॉब ले रहा है तो वो वही करेगा जो उसका बॉस बोल रहा है। अगर उसका बॉस बोल रहा है तेरे को 10 बजे आना है, 6 बजे जाना है और तेरे को एक्सेल में 1 से लेकर जितने भी एक्सेल के रोज है उसमें सिर्फ नंबर्स डालने हैं, तो सिर्फ वो करेगा। बट इफ़ यू हैव समवन हु इज़ वेरी इंक्विजिटिव, हु वांट्स टू ग्रो, वो आके आपको बोलेगा ये चीज़ फास्टर कैसे हो सकती है। वो आपके लिए कोई नई डिस्कवरी करेगा, वो कंपनी के लिए पैसे बचाएगा, वो अपने आप को कंपनी का पार्ट मानेगा और कंपनी के पैसे को अपना खुद का पैसा मानेगा। ही विल इंश्योर एवरी सिंगल रुपी दैट इज सेव्ड कैन बी सेव्ड। कस्टमर एक्सपीरियंसेस एट द मैक्सिमम बिकॉज ही थिंक्स कि अगर कंपनी का नाम बुरा होगा तो मेरा नाम बुरा होगा। ही जस्ट इंटीग्रेट्स हिमसेल्फ विद द कंपनी। यही प्रमोशंस और लीडरशिप का कोर कॉन्सेप्ट होता है कि जो लोग एक्चुअली एज अ होल द कंपनी के बारे में केयर करते हैं, दे आर द वंस दैट मूव अहेड, आउट परफॉर्मिंग व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू। क्योंकि आप जब एक बहुत ही फ्रेशर को लोगे ना तो आप उनसे एक्सपेक्ट क्या करोगे? आप उनसे यही एक्सपेक्ट करोगे। अगर मैं आपकी जगह होता, अगर मैंने एक फ्रेशर फॉर एग्जांपल एक क्रिएटिव राइटर को लिया है या एक फ्रेशर कैमरा वाले को लिया, तो माई एक्सपेक्टेशन वुड बी कि वो उस कैमरे को इस शूट के लिए इस एंगल पे बराबर कवर करेगा। बट अगर वो उसके अलावा और 1-2 कैमरा संभाल पा रहा है या आपको बता पा रहा है सर ये नहीं आप ये ट्राई करो, ये करो, या उसने अपने साइड से कुछ एक्स्ट्रा किया जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, फिर आप उस बंदे को और चांस दोगे। फिर आप उस बंदे को और अपॉर्चुनिटीज़ दोगे और आप चेक करोगे किस अपॉर्चुनिटी पे वो गलतियाँ ज़्यादा कर रहा है। उसकी गलती पे आप भड़कोगे नहीं, आप उसे सिखाओगे कि अगली बार ऐसे नहीं, ऐसे ट्राई कर, ये कर, वो कर। वर्सेस समवन हु जस्ट कम्स एंड सेज ठीक है मेरा काम ये देखना है, रणवीर सर लो शॉट हो गया, काम खत्म। तो आपका भी बहुत ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप हो जाएगा। विद पीपल यू कैनॉट हैव अ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। जिस दिन आपकी रिलेशनशिप आपकी कंपनी के सारे लोगों के साथ ट्रांजैक्शनल रही है, समझ जाना कंपनी या वो लोग दोनों में से एक चीज़ नहीं रहेगी। या तो वो लोग कंटिन्यू नहीं करेंगे या वो कंपनी कंटिन्यू नहीं करेगी। तो आई थिंक the relation of people is more to do with non-transactional items where they feel comfortable. आज अपने ऑफिस में anyone can come into my cabin and crack a joke on me and go. That kind of freedom that these people have. जब ये लोग आ सकते हैं, बात कर सकते हैं। जब हम लोग एक बिजनेस के डिसीजन लेते हैं, 3 out of 10 times my word does not stay. बिकॉज हम लोग जब उसके बारे में डिस्कस करते हैं 5 of them feel ये नहीं करना चाहिए। बिकॉज मैं बहुत सेल्स माइंडसेट वाला हूँ, तो मेरा सबसे ईजी चीज़ होता है कस्टमर लेना है तो डिस्काउंट दे दो थोड़ा और, 10 रुपये की जगह 8 रुपये कमाएंगे लेकिन कस्टमर आ जाएगा। वो लोग बोलते हैं नहीं ऐसा मत करो, अपन 9 रुपये पे भी इस कस्टमर को कन्वर्ट कर सकते हैं, हमें ट्राई करने दो, हमें 1 महीने का टाइम दो, नहीं हुआ फिर आपके रेट पे हम लोग कर देंगे। एंड दैट पेड, दैट गॉट अस एक्स्ट्रा मनी, राइट, बिकॉज दे डिड वॉट दे वर एबल टू डू। तो आई थिंक इफ एज एन एंटरप्रेन्योर एंड लीडर यू हैव टू बी फ्री टू नो कि आपका डिसीजन लास्ट डिसीजन नहीं होगा। और इसका सबसे बेस्ट लाइन ऐसा होता है, हायर पीपल हु आर स्मार्टर देन यू, हायर पीपल फॉर दोज थिंग्स जो आप वैसे नहीं कर पाते हो। मेरे को टेक का टी भी नहीं आता है, बट मेरी जो टीम के सीईओ है, जो मेरा टेक का लीडर है, उन पर मैं ब्लाइंड ट्रस्ट करता हूँ और वो लोग भी इसको फिर अपने काम के हिसाब से लेके एंड टू एंड चीज़ें मैनेज करते हैं। आई थिंक माई CTO वर्क्स 16 hours a day every single day when his team does not do it. He sits and solves tech problems for me even on Sundays. अगर कुछ संडे को फट गया तो यूजली लीडर्स आर नॉट द वन जो संडे को लॉग इन करते हैं, बोलते हैं मेरी टीम लॉग इन करेगी, देखेगी। ये बंदा खुद लॉग इन करता है, ये बंदा खुद उसको सॉल्व करता है। कॉन्टेक्स्ट के लिए जो आपने आपके कंपनी के बारे में कहा इन दी इनिशियल फेज कि आपने कहीं से पैसे उठाए थे फैमिली से और फिर अच्छे से इन्वेस्ट करे एंड देन दैट वाज द इनिशियल ग्रोथ। एक पॉइंट के बाद आपने डिसाइड किया कि आप खुद के ब्रांड्स भी स्टार्ट करोगे, करेक्ट? तो जो आप कह रहे हो कि आपके खुद के CTO, सो यू हैड टू हायर एट सम पॉइंट। वी हायर्ड। सो इस बिजनेस का कैसा हुआ था ना, व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ विद इन्वेस्टमेंट्स, व्हेन वी रियलाइज मार्केट वाज गोइंग बैड, हमारा गोल था हमें इन्वेस्टर्स के लिए पैसा कमा के देना था।
इन्वेस्टर्स को फ़र्क नहीं पड़ रहा था वो पैसा मैं कमा रहा हूँ, मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ या क्या हो रहा है। तो जब हमने वो फोकस लिया और जब हम लोग बिजनेस बिल्ड करने स्टार्ट किए, जब हम लोगों ने अच्छे अच्छे रिसोर्सेज में अपने पैसे डिप्लॉय करने स्टार्ट किए, तब हम लोग मल्टीपल बिजनेस में घुस पाए, हम हर अपॉर्चुनिटी टैप कर पाए। बिकॉज एज आई सेड अर्लियर, मारवाड़ी इन्वेस्टर को फ़र्क नहीं पड़ रहा कि उसका पैसा यूज़ कहाँ हो रहा है, उस दिन जो पैसा जा रहा है उस रेट पे उस दिन पे वापस आ जाना चाहिए। So I think that is what has helped, and that is where, because you are again constrained, you figure out a team that can get you that, the champion team that can help you win. क्या आपके कोई एक्सपेंसिव हायर्स गलत निकले? बहुत सारे यार, मतलब people is never a game that you can say आपको 100 versus 100 आएगा, but हमारी पॉलिसी होती है हायर स्लो फायर फास्ट। अगर किसी बंदे से हमारी नॉलेज, हमारी बैंडविड्थ नहीं बन पा रही है, हमने जो चीज़ एक्सपेक्ट की वो अगर नहीं हो पा रही है, तो हम लोग 3 महीने में बोल देते हैं यार लेट्स पार्ट आवर वेज। We in fact help them get a better job if possible in our network, but we tell them नहीं चल रहा। We are very true to our leaders। हम लोग लीडर्स को एवरी डे बोलते हैं यार इस कंपनी का मिशन है कि जो इसके साथ 5 साल चल पाएगा वो, बट मिलजुल के चलना होगा। आप स्काउट कैसे करते हो टैलेंट को? मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम द नेटवर्क। ओके, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम, अगर मैंने आपको लिया है तो आप अगर कोई एक और रोल खुल रहा है और अगर आपको पता है कोई बंदा वो रोल अच्छे से कर सकता है, तो फिर हम लोग उसको थोड़ा बहुत इंटरव्यू करके ले लेते हैं। 1, 2 या 3 महीने का ट्रायल फेस चलता है, जब हम लोग उसके साथ काम करते हैं वी रियलाइज वेदर ही इज़ लाइकिंग अस, वेदर वी आर लाइकिंग देम और नॉट। इससे हम लोग डेटिंग बोलते हैं बहुत फ्रेंडली वे में। तो जब हम लोग डेट करते हैं हमें पता चल जाता है ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चलेगी या नहीं चलेगी। आर रेट ऑफ एम्प्लॉयज़ क्विटिंग ऑन देयर ओन इज़ लेस देन 3%, विच फॉर अ कंपनी लाइक आर्ट्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मेरे साथ लीडर्स मेरे पहले इनिशियल डेज में थे, आज जब स्केल कर रहे हैं, हम लोग तब एक ऑफिस में एक साथ बैठा करते थे, आज हर एक का अलग अलग कैबिन है, बट फिर भी वही लोग हैं, राइट? और आज भी हम लोग उतना ही चिल मारते हैं, मस्ती करते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट हैव यू डन करेक्ट रिटेन करने के लिए? वी हैव गिवन देम अपॉर्चुनिटीज़। उन्होंने बोला यार वनानम आप लोगों का बिजनेस है, ये पर्टिकुलर डिवीजन आप लोगों का बिजनेस है। उन्हें ईसॉप्स बहुत अच्छे दिए, उन्हें सैलरीज, जब हम लोग प्रॉफिटेबल बन गए तब उन्हें वो सैलरीज दी जो वो शायद इतने जल्दी अपने करियर में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। एंड थर्ड, उनकी गलतियों पे उन्हें बैक किया। अगर उनसे 1 गलती हुई, 2 गलती हुई, 3 गलती हुई, बट मुझे को पता है कि ये बंदा कंपनी के लिए काम कर रहा है, फिर उसको समझाया कि वो गलती ठीक कैसे कर सकते हैं। आई हैव टेकन अ मिस्टेक ऑफ 1 करोड़ बिकॉज ऑफ माई लीडर्स एंड नेवर आस्क्ड देम सेकेंड टाइम अबाउट इट आफ्टर day 2 और day 3। Of course it comes only as a follow on question कि ये पैसे का क्या हुआ, रिकवर होगा नहीं होगा, but that's it, that's the end of conversation। कभी उसको लेके उनके फ्यूचर सेल्स में अगर वो नया सेल्स का प्रोस्पेक्ट ले आके आए, हम लोग ये नहीं बोलते यार ये बंदा पैसा देगा नहीं देगा, बिकॉज यू बैक योर लीडर्स, राइट? दिस इज समथिंग यू लर्न फ्रॉम MS धोनी। जो फेमस 2007 वर्ल्ड कप का T20 फाइनल था, जब हरभजन सिंह वर्सेस जोगिंदर शर्मा का मिक्स चल रहा था, राइट? अगर वो तुक्का गलत जाता, एवरीवन वुड ब्लेम जोगिंदर शर्मा, बट MS थे, ही बैक्ड हिज टीम, ही बैक देम टू डू इट। रोहित शर्मा भी अपने इंटरव्यूज में यही बोलते हैं यार आई एम MS की प्रोडिजी बिकॉज ही आस्क्ड मी टू ओपन। मैं तो मिडिल ऑर्डर में फेल हुए जा रहा था, बट आज अगर रोहित शर्मा नहीं होते तो यार इंडिया कैसे वर्ल्ड कप जीतती जो अभी हम लोग जीत के लाए। सो आई थिंक एज लीडर द बिगेस्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज यू नीड टू बैक योर पीपल, यू नीड टू गेट द राइट पीपल, बैक देम। बट जब आपको अर्ली ऑन रियलाइज हो जाता है यार नहीं जम रहा, डोंट फोर्स योर सेल्फ ऑन देम, इट्स बेटर फॉर बोथ द पीपल। इस पीपल स्किल्स वाले कॉन्वर्सेशन में एक और पॉइंट बचा है, पर इस पर हम ज़्यादा एक्सपैंड नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं इस पे। तो आप क्विक फायर पॉइंट्स दे दो इस पॉइंट से रिलेटेड। हाउ टू फाइंड अ को-फाउंडर? यार सी, how to find a co-founder, it's not necessarily that they are always from your circle. I think there are 3 things that you need to know if you can find a co-founder or not. Can you spend 18 hours of your day with them? Can you trust them blindfolded? Can you hand over your entire money to them and not be worried about it? अगर ये तीनों क्वेश्चन के आंसर yes है, then you can go ahead. अगर इसमें से एक का भी आंसर नो है, then think about it. बहुत बार ऐसे होता है, you can trust people, वो बंदा भी बहुत अच्छा है, but both of you just can't sit in the same room for a longer period of time. It's an issue. As a company, जब आप कंपनी चला रहे हो तो major conversations are always between the two of you. And it is always personal, professional, because when you're working 16-18 hours a day, यार क्या personal क्या professional, right? आप घर की चिक चिक भी डिस्कस करते हो, आप बिजनेस की चिक चिक भी डिस्कस करते हो, तो you need people whom you can talk. फैमिली से भी गहरी रिलेशन बन जाती है ये। वो तो धीरे धीरे बन ही जाती है, मतलब वो फैमिली जान जाते हैं ना, मेरे से ज़्यादा तो लड़का इनके साथ रह रहा है।
प्रोफेशनली को फाउंडर शुड ऑलवेज हैव योर ऑपोजिट एबिलिटीज़. कि अगर आप सेल्स वाले हो तो ऐसा ढूंढो जो ऑपरेशंस चला सके. कि अगर आपको फाइनेंस नहीं आता तो को फाउंडर को 10% फाइनेंस तो आना चाहिए. बिकॉज दैट कॉम्प्लीमेंटिंग एबिलिटीज ना हेल्प्स यू सॉल्व अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स. So I think that is also one thing that you should be very clear about. For example, I cannot do operations. मेरे से बैठ के Excel sheets पे किसने क्या किया नहीं देख पाता. मेरे co-founder महेंद्र सर हैं and his operations is at the back of his hand. मतलब वो दिन रात operations कर सकते हैं. I think that combination works. मैं जाके बेच आपकी गेम क्या है? Sales. Okay. Sales and finance. Okay. Moving on. Next point. Importance of tech. यार देखो tech ना while it is important, but it's a very dicey question because most of our businesses don't involve tech apart from one. मेरे जो 4 अलग business divisions हैं उसमें हम लोग tech सिर्फ एक business में use करते हैं. But tech is also something without which you cannot do away with. आजकल टेक में इश्यूज ये हो रखे हैं, लोगों ने टेक को बिजनेस बना रखा है, बट टेक इज अ टूल टू स्केल योर बिजनेस. टेक इज नॉट अ बिजनेस ऑन इट्स ओन. आप जोमैटो फूड टेक कंपनी नहीं है. जोमैटो की टेक हेल्प्स इट टू ग्रो इट्स बिजनेस मल्टीफोल्ड. बट क्या जोमैटो से अपनी टेक टीम पे बिजनेस चला सकती है? नहीं. मतलब बेसिकली कोई बिजनेस पैसे कमा रहा है क्योंकि एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, एक ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है. उस ह्यूमन प्रॉब्लम के भीतर आपने एक टेक एंगल डाला ताकि आप उस प्रॉब्लम को एक साथ 10,000 लोगों के लिए सॉल्व कर पा रहे हो जो आप ह्यूमनली विद पीपल नहीं कर पाते थे. सो यू नीड टेक ओनली टू स्केल थिंग्स अप. जब हमने रिवॉर्ड्स का धंधा स्टार्ट किया, रिवॉर्ड्स एंड लॉयल्टी में, राइट, वी स्टार्टेड ऑफ ऑन मेल्स. हम लोग मेरा रिवॉर्ड्स का बिजनेस है क्या? If Ranveer today wants to give gift vouchers to his 10 people, Ranveer comes to me and says, I want vouchers of X brand. I give you those vouchers, you give it out to them and your rewarding is done. Rewarding and loyalty is done. We are a B2B reseller. मतलब मैं और businesses को वॉल्यूम में ये वाउचर्स बेचता हूँ, मैं ब्रांड से उठाता हूँ और वॉल्यूम में वाउचर्स बेच देता हूँ. इन दिस काइंड ऑफ अ कैटेगरी व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ इस बिजनेस को, वी डिड इट ऑन मेल्स. हम लोग ऑर्डर लेके आते थे, ब्रांड को लिखते थे, पैसे भेजते थे, वाउचर्स मेल पे आते हैं, हम लोग डिलीवर करते थे. जब हमें पता चल गया 3-4 महीने बाद बिजनेस स्केल कर रहा है, अब ह्यूमनली इम्पॉसिबल है इतने ऑर्डर्स को इतनी एक्यूरेसी से डिलीवर करना, वी बिल्ट आवर टेक. वी बिल्ट आवर API फीचर जहाँ पे ऑटो फेच होगा, वाउचर ऑटो फेच जाएगा, ऑल ऑफ दोज थिंग्स गॉट रिमूव्ड आउट. बट वी इन्वेस्टेड इन टेक आफ्टर वी हैड पायलटेड विद द बिजनेस. जब हमें पता चल गया था इस बिजनेस में इतने कस्टमर्स है, इतना पैसा है, अब आप इन्वेस्ट करो टेक में, अब आप टेक बनाओ, आप वो प्रोडक्ट बनाओ जो लोग चाहते हैं. एंड वी ऑल्सो बिल्ट आवर टेक अराउंड वॉट पीपल वॉन्टेड. ये नहीं कि एक स्टैंडर्ड टेक जो हमें चाहिए था, जो हमारे कंपनीज, जो हमारे कस्टमर्स को चाहिए था, हमने वैसा टेक बनाया. आई एम श्योर जो आपके OG 5 इन्वेस्टमेंट्स थे उनसे भी आपने बहुत कुछ सीखा. Yes, because they did exactly the same thing. In that 3 of them were tech companies, but they were tech assisted companies. They just called themselves as medtech, health tech, edtech. Tech was always an assisting driver. Tech was not around which what they built business, but they built tech for their business. There's a big difference in tech business and tech for the business. बहुत बड़ा फर्क है. तो एक बिगिनर के लिए अप्रोच ये होनी चाहिए कि पहले एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ह्यूमन प्रॉब्लम के साथ अप्रोच करो बिजनेस को, थोड़े हद तक उसे सॉल्व करने की कोशिश करो. एक पॉइंट आपको मिलेगा जहाँ आपको लगेगा कि हाँ यार यहाँ हम टेक घुसा सकते हैं, या तो एक ऐप बन सकती है या बैक एंड में ज़्यादा एफिशिएंसी के लिए टेक घुसा सकते हैं. फिर टेक की बातें करना स्टार्ट करो. Yes. ओके. एक और प्रैक्टिकल सवाल है, यहाँ CTO की ज़रूरत 100% लगती है एट दिस पॉइंट? When you are early on ना, जब अगर आप मेरे जैसे फाउंडर हो जिसको टेक कुछ आता ही नहीं है, तो आपको कोई तो बंदा चाहिए जो एटलीस्ट 7-8 साल एक्सपीरियंस्ड हो. अब आप उसको CTO बुलाओगे नहीं बुलाओगे, आई डोंट नो, बट यू नीड समवन हु अंडरस्टैंड्स टेक्नोलॉजी, हु अंडरस्टैंड्स योर बिजनेस एंड इज डिजाइनिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच. आप कोडर की बात कर रहे हो ना? कोडर जो बेसिकली समझेगा और उसके हिसाब से बनाएगा. तो हमारे टेक में 2 टीम्स है. एक होता है प्रोडक्ट टीम, जो एक बंदा या बंदी होती है जो बिजनेस को समझता है और वो कोडर्स को बोलता है तुम्हें क्या बनाना है. We were lucky enough to find both of this very early on in very young individuals connected to us and who gelled well, who understood business well, and then they decided how to build it. Because I had zero idea of tech. मैं उन्हें ये भी नहीं बता सकता था कि उन्हें AWS में होस्ट करना है या Azure में होस्ट करना है. मैंने बोला यार तुमको जिसमें होस्ट करना है करो, मेरे कस्टमर को ये चीज़ चाहिए, इतने दिन में ये करके दो, right? And they built things around it. So CTO is a fancy term. What is a chief technology officer? आज के टाइम पे उस पोजीशन को बहुत महत्वता दी जाती है, बट CTO इज द वन हु जस्ट डिजाइन्ड योर टेक, जिसके भरोसे पे आपका टेक चल रहा है. धीरूभाई अंबानी के ज़माने में शायद उनका CTO उनका हेड इंजीनियर था. ऑफ कोर्स, क्योंकि वो फैक्ट्रीज चला रहा था.
वो मशीन्स चला रहा था। ऑयल एंड गैस के अंदर नई ड्रिलिंग कहाँ होनी चाहिए वो शायद उनका CTO था, बिकॉज ही इज द गाय। उसकी नॉलेज शायद धीरूभाई अंबानी सर को नहीं थी कि इस पानी के इतने डेप्थ में इतना रिज मारने से मेरे को तेल मिलेगा। उन्हें ये पता था तेल कहाँ बेचना है, बट वो टेक्निकल नॉलेज वाला भी एक टेक्नोलॉजी ऑफिसर बन के आया था। आज के टाइम पे सब लोगों ने इसे सिर्फ कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया कि अगर कोई बंदा कोड कर सकता है तो वो मेरा CTO बन सकता है यार। कोड डज नॉट सॉल्व फॉर एवरीथिंग। मैं मानता हूँ कि अगर आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है, एग्रीकल्चर बिजनेस हो सकता है, ज्वेलरी बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एट सम पॉइंट ना आपको टेक एंथुजिया से बातें करनी चाहिए ताकि आप जान सको कि और क्या पॉसिबल है आपके बिजनेस के वो बंदा आपको बताएगा कि अगर मेरे को देते तो मैं इस बिजनेस में ये बना के बेच देता। आई वुड बिल्ड दिस लाइक दिस एंड इंक्रीज योर सेल्स। उस टाइम पे वो टेक वाला बोलता है मैं आपकी सेल्स कैसे बढ़ाऊं। अगर कोई बनिया ज्वेलर शॉप वाला है जिसके पास अपने फिक्स 50 मारवाड़ी कस्टमर्स है जो मतलब अपने फैमिली हिस्ट्री से उनके पास ले रहे हैं, तो वो शायद उन्हें आके बोलता है यार I will build your technology where probably 500 families can look at your products and can get in touch with you. So I think tech is a medium to scale businesses to reach a larger group of people, which humanly might not every time be possible, or in 90% of the cases might not be possible, right? So you use tech to reach out to people. Don't make tech your business. मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो टेक को अपना बिजनेस बना के बहुत सक्सेसफुल बन पाते हैं। Okay. नेक्स्ट पॉइंट हमने नोट किया था, इंटरनेशनल गेम ये भारतीय एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों यार ये ना अगर कोई आपके जियोपॉलिटिकल पॉडकास्ट सुनेगा ना तो उसे समझ में आ जाएगा कि इंडिया कितने अच्छे पोजीशन पे बैठा है आज। यू लुक एट ऑल आर नेबर्स, राइट? यू लुक एट श्रीलंका, आप पाकिस्तान को देखो, आप बांग्लादेश को देखो जो अभी रिसेंट में हुआ। वहाँ की इकोनॉमीज आर सो अनस्टेबल। आज के टाइम पे अगर मैं किसी बच्चे को बोलूँ कि भाई तू पाकिस्तान जाके बसेगा या तू बांग्लादेश जाके रहेगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो शायद मना कर दे। क्योंकि इंडिया वाइल अपने खुद के चैलेंजेस हैं बट जिस तरह से फिर भी सेफ है इन दिस जोग्राफिकल वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, आई थिंक इट्स फिनोमिनल, राइट? हम लोगों ने भी हमारा गेम कैसे डिज़ाइन किया था, हमने बोला था क्योंकि आज इंडियन मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे है, इंडिया के मार्केट से ही आपको वैल्यूएशन मिलेगी, अगले 10 साल भारत की स्टोरी है। तो हमने इनफैक्ट दुबई, सिंगापुर, US में अपने सब्सिडरी खड़े किए। हमारी जैसी कंपनी कभी ये खड़ी नहीं करती। अगर आप प्रॉपर VC फंडेड स्टार्टअप्स को देखो, it could be of Flipkarts and it could be probably any other company, they have their headquarters outside India. उन्होंने अपनी होल्डिंग कंपनी इंडिया के बाहर खड़ी की। क्यों? उनको लगता था टैक्स बेनिफिट्स, और इससे बड़ा VCs को लगता था कि वहाँ का लीगल सिस्टम ज़्यादा ईजी है, कि अगर मेरे को फाउंडर पे कंट्रोल करना है कभी तो मैं वहाँ पे उसका लीगल बैटल उसी कंट्री में फाइट कर लूँगा, राइट? इमेजिन आप फ्लिपकार्ट इंडिया के लिए पैसा उठा रहा है, उसका इन्वेस्टर पैसा भी उसको यही दे रहा है कि इंडिया में तो अपना बिजनेस बनाएगा, बट आर्बिट्रेशन सिंगापुर में हो रहा है। दैट्स अ चैलेंज। नाउ दैट्स अ चैलेंज विच इंडिया माइट नॉट हैव ऑलवेज इफेक्टिवली आंसर्ड, बिकॉज हमारे यहाँ पे ना लीगल सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट यहाँ पे हर आदमी को एक उम्मीद होती है कि आई विल सी यू इन कोर्ट। यहाँ पे जस्टिस नहीं मिला तो कोर्ट में मिलेगा। शायद बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा नहीं होता होगा। मोर ओवर, जिस स्वीट स्पॉट में आप बैठे हो, जब ग्लोबल कैपिटल इंडिया में आ रहा है, व्हाई डू यू वांट टू हाउस समथिंग आउटसाइड इंडिया? आप उस ग्रोथ जर्नी का पार्ट बनो ना। अगर आप आज इंडिया के अंदर निफ्टी में पैसा डाल के रखते हो, मेरी बात मान के चलो 5 साल बाद निफ्टी डबल हो जाएगा, 3 साल बाद निफ्टी डबल हो जाएगा। निफ्टी हुआ भी है पिछले 3 साल में डबल, राइट? तो जब आपको इतने अच्छे रिटर्न्स इंडिया में मिल रहे तो आप क्यों बाहर जाना चाहते हो? एट द एंड ऑफ द डे हर कोई बिजनेस करते है एक वैल्यू क्रिएट करने के लिए। पहले के टाइम पे ऐसा था जब इंडिया अनस्टेबल इकोनॉमी मानी जाती थी, डेवलपिंग कंट्री मानी जाती थी। वाइल आज भी देयर इज ऑलवेज अ डिस्कशन बिटवीन हम डेवलपिंग है या डेवलप्ड है, बट व्हाई आर सो मेनी इन्वेस्टर्स कमिंग टू इंडिया? वाई आर वी स्टिल एबल टू बाय? हम लोग रशिया से आज भी तेल क्यों खरीद पाते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब फिर भी US कैसे जा पाते हैं, राइट? कोई सैंक्शन नहीं लगे, हम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। ऑल ऑफ दिस इज, वी आर सिटिंग इन अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ। आज भारत वर्ल्ड का लीडर बनने के लिए रेडी बैठा है। ग्लोबली सब लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। एप्पल इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। एप्पल का सबसे बड़ा मार्केट इंडिया बन चुका है। अमेजोन का सेकंड बिगेस्ट मार्केट इंडिया बन चुका है। जब आप सारे वर्ल्ड की बड़ी कंपनीज के लिए बड़े मार्केट हो, तो आपका खुद का मार्केट तो लोकल है यार। ये तो आपके घर की पिच है, इस पर तो आप रन्स वैसे ही बना सकते हो। ये लॉजिक क्या होता था कि दुबई में इनकॉर्पोरेट करनी है कंपनीज को या सिंगापुर में इनकॉर्पोरेट करनी? सिंगापुर में पहले एक चीज़ मानी जाती थी कि कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्प्ट था।
तो बहुत लोग क्या करते थे, जो वीसी फंड्स थे, अगर इंडिया में इन्वेस्ट करते उस कैपिटल को उस कंपनी में, और जब उस कंपनी के शेयर बेचते तो उन्हें बहुत मोटा टैक्स इंडिया गवर्नमेंट को देना पड़ता, राइट, बिकॉज 30% 35% जो भी वो टैक्स है वो उन्हें इंडियन गवर्नमेंट को देना पड़ता। इन लोगों ने वो सारी चीज़ सिंगापुर शिफ्ट कर दी क्योंकि सिंगापुर में कैपिटल गेंस कम थे। बट ये तो एक मुखौटा था, सबसे असली रीज़न था आर्बिट्रेशन। उन्हें लगता था कि अगर हम लोग कोई लीगल टैसल में इंडिया में फंस गए तो केस 10 साल 8 साल पता नहीं कब तक चलेगा। सिंगापुर में 6 महीने में मेरे पास वर्डिक्ट आएगा, और मोर ऑफन देन नॉट मेरे फेवर में वर्डिक्ट आएगा, राइट। तो दैट्स वाई पीपल प्लांटेड। गवर्नमेंट ने टैक्स का एंगल खत्म कर दिया विद द केस लॉ। गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी कंपनी के ऊपर सीधा केस लॉ डाल के बोल दिया था कि अगर आप प्राइमरी इनकम इंडिया में कमा रहे हो, अगर आपका बिजनेस इंडिया है, तो आप शेयर कहीं भी बेचो, मैं आपको इंडिया में टैक्स करूँगी। तो आई थिंक अब वो एंगल ज़्यादा नहीं रहा, बहुत कम 5-10% वो एंगल हो सकता है, बट बाकी ये एंगल आर्बिट्रेशन का आज भी रहता है। दैट इज़ अ चैलेंज दैट इंडिया विल सॉल्व इन द कमिंग पीरियड। तारीख पे तारीख लॉजिक यही है कि केसेस सॉल्व नहीं होते, केसेस सॉल्व नहीं हो रहे, बट आई एम श्योर इंडिया आज उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें कर रही है, राइट। एनसीएलटीज आ चुकी है आपके पास, बहुत सारी सब जुडिशरी आ चुकी है फॉर बिजनेस ओनली, जो बिजनेस के केसेस को फास्ट ट्रैक करके निकाले। बट आई थिंक अगर इंडिया ग्रो करेगी तो ये सारी चीज़ वैसे भी स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। इट इज़ अ टेम्पररी प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ परमानेंट प्रॉब्लम। आपने वो सब्सिडरीज क्यों खड़ी करी है? यार मेरे को ऐसा लगता है ना कि हम लोग भारत के, सो वनानम का मोटो ये है दैट वी आर बिल्ट इन भारत, वी आर बिल्ट बाय भारत, बट वी आर बिल्ट फॉर द वर्ल्ड। आज अगर मेरे को पूरे वर्ल्ड में काम करना है तो मेरे को अपने ग्लोबल कस्टमर्स को ऑप्शंस देने होंगे कि भाई मेरा तुम्हारे कंट्री में भी एक एस्टेब्लिशमेंट है। आई हैव समथिंग इन दुबई, आई हैव समथिंग इन यूएस, आई हैव समथिंग इन सिंगापुर। द आइडिया इज़ वेरी वेरी क्लियर कि हमारी सबकी होल्डिंग कंपनी इंडिया होगी। अगर मैं एक रिवॉर्ड्स का अलग कंपनी दुबई में बनाऊं वर्सेस मैं बोलूँ मैं इंडियन कंपनी हूँ जिसका मेरे पास दुबई में ब्रांच है, राइट, द वे पीपल परसीव अस इज डिफरेंट। वाह, और कुछ ऐड करना चाहोगे? नहीं, आई थिंक फॉर एनीवन लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, राइट, यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। इससे सही जगह और इससे सही वक्त कुछ नहीं हो सकता। अगर कुछ भी स्टार्ट करना है इंडिया में, दिस इज द टाइम। मूविंग ऑन, आपके गेम प्लान के बारे में पूछना चाहूँगा क्योंकि फिर से एक बार दोहराओ अपना गोल। वी वॉन्ट टू बिकम अ $50 billion कंपनी इन द नेक्स्ट 4 years। $50 billion रुपीज़ में कितना होता है? हाफ ऑफ रिलायंसेस वैल्यू टुडे ऑलमोस्ट, मतलब एटलीस्ट 25 to 30% ऑफ रिलायंसेस वैल्यू टुडे। जो उन्होंने 30 35 40 साल की लेगेसी में क्रिएट किया, हम लोग 4 साल में एटलीस्ट उसका एक पर्टिकुलर लेवल पहुंचना चाहते हैं। हम लोग इंडिया की टॉप 10 कंपनीज में से एक बन जाएंगे। इफ़ वी रीच दैट, ग्लोबली ऑल्सो विल बिकम अ बिग बेंचमार्क फॉर अस। वी वुड बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। इंडियन इंटरनेट को आपकी ज़रूरत है। खुद का गेम प्लान थोड़ा बहुत समझाइए, पर गेम प्लान से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। मुकेश अंबानी सर का एक पुराना क्लिप है जहाँ वो कहते हैं कि मेरे फादर को 50 years लगे थे, मुझे खुद 25 years लगे थे, और मेरे जैसे ही फॉर्च्यून को खड़ा करने के लिए नेक्स्ट वाले एंटरप्रेन्योर को शायद 5 से 10 साल लगेंगे। yes. आपकी बात कर रहे थे शायद। काश यार अगर वैसा हो जाए तो। बट अगर आप प्रोसेसेस की बात करें ना, जब आप आज के टाइम पे स्केलिंग बहुत इजी हो चुका है, राइट। जब धीरू भाई अंबानी सर ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया होगा तब तो भारत से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना ही बहुत बड़ा बात होता होगा, राइट। दे कुड बी ओनली वेरी फ्यू पीपल हु डू इट। आज के टाइम पे आप इंडिया में आईईसी लाइसेंस यू कैन गेट इन अ डे। आप एक दिन में इंडिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस ले सकते हो, इंटायरली डिजिटल, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे केसेस के अंदर अगर आप आज स्केल नहीं करोगे तो आप कब करोगे, जब आपके पास सारी इतनी ईजीज आ चुकी है। सो आई थिंक वी आर एट दैट राइट प्लेस। टॉकिंग अबाउट गेम प्लान, आई थिंक हमारे अंदर ना वी डिस्कस अलॉट। हमारी एक लीडरशिप टीम होती है जो एवरी सिंगल डे विदाउट फेल एक 15 मिनट का हडल करती है, विच मीन्स कि अगर मैं ऑफिस में हूँ नहीं हूँ, उस 15 मिनट मेरे को उन सब लोगों को ज्वाइन करना है जहाँ पे हम लोग बिजनेस को रिव्यू करते हैं, राइट। हम लोग हमारे MISs को एवरी डे बेसिस पे ट्रैक करते हैं। मेरे पास सेल्स रिपोर्ट अपने फ़ोन पे एवरी सिंगल डे आता है। मेरे को पता होता है आज मैंने कितने का माल बेचा है, कितने का परचेस किया है, मेरा कौन सा चीज़ कहाँ पे स्टक हुआ है। सबसे बड़ा गेम प्लान होता है बीइंग अवेयर, नोइंग कि आप क्या कर रहे हो, नोइंग आप कल क्या करोगे, राइट। सेकेंड इज़ वी टॉक अ लॉट टू आवर लीडर्स, वी टॉक अ लॉट टू आवर टीम। मतलब अगर मेरी टीम में कोई ऑपरेशंस की L-2 बंदी होगी, मतलब मेरे से 2 लेवल या 3 लेवल जूनियर होगी, बट अगर मेरे को उससे काम होगा तो मैं तुरंत फ़ोन उठा के उससे कॉल कर लूँगा कि इसमें क्या हुआ, ये वाले ऑर्डर में क्यों स्टक हो, इसमें क्या हो रहा है।
हायरार्की हर बार फॉलो करनी ज़रूरी नहीं होती, राइट? व्हेन यू आर स्केलिंग यू नीड टू हैव एन ओपन एटमॉस्फेयर वेयर एनीवन कैन कम एंड आस्क, यू कैन टॉक टू एनीवन एंड नो. इमेजिन अगर आपको एक डेटा पॉइंट चाहिए और वो डेटा पॉइंट आने में 3 दिन लग रहा है, तो आप स्केल कैसे करोगे? तो फॉर अस गेम प्लान इज़ वेरी सिंपल. वी एवरी सिंगल डे मॉनिटर आर डेटा. मतलब हमारा रेवेन्यू कितना हुआ, हमारे सेल्स कितने हुए, हमारे परचेज कितने हुए, कल के खर्चे क्या है, आज के खर्चे क्या है. मेरे पास आज 48 बैंक अकाउंट्स है बिकॉज वी हैव क्लोज टू 12 कंपनीज इन इंडिया. 48 डिफरेंट अकाउंट्स. एवरी सिंगल अकाउंट का बैलेंस और ट्रांजैक्शंस कम इन एन एक्सेल टू मी विच इज रिव्यूड बाय मी एवरी सिंगल डे. Not a night goes when I don't look at that number. And if I find a discrepancy in this number and next day's opening balance, then I ask the team क्यों गलत हुआ, ऐसा कौन सा खर्चा हुआ जो हो निकला था, राइट? इवन अक्रॉस ऑल ऑफ दीज कंपनीज. टीम से बात करना और उन्हें एम्पावर करना. आई थिंक अगर आप कुछ डिसीजंस आपकी टीम पे डालते हो एंड अगर वो लोग उसे ले लेते हैं, तो आफ्टर देयर फर्स्ट 3 or 4 रॉन्ग डिसीजंस दे विल एंड अप डूइंग द राइट थिंग्स. यू जस्ट नीड टू कीप बैकिंग देम, यू नीड टू ट्रस्ट देम एंड यू नीड टू टॉक अ लॉट टू देम. आपको एवरी सिंगल डे उनसे बात करना पड़ेगा. तो हमारे लिए जब हम लोग एक रूम में होते हैं तब कोई सीईओ नहीं होता, कोई सीओओ नहीं होता, कोई डायरेक्टर नहीं होता. 10 लोग बैठे हैं और कोई टॉपिक उठ रहा है तो सारे 10 लोगों का ओपिनियन मैटर करता है. हर कोई उस एस्पेक्ट पे अपनी बात बोलता है और जिसका पॉइंट लॉजिकली सबको करेक्ट लगता है उस डिसीजन पे बैकिंग जाती है. इट कुड बी दैट आई माइट नॉट अग्री विद दैट, बट इफ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर अग्रीइंग आई वुड गिव दैट अ चांस कि इसको ऐसे करो. तो आई थिंक दैट काइंड ऑफ ओपननेस इन एंटरप्रेन्योरशिप बिकम्स इंपॉर्टेंट. एंटरप्रेन्योरशिप में कभी ये नहीं होता कि जो आप सोचोगे वही होगा, बट जो टीम सोच रही है कि आप उसे बैक कर सकते हो इवन दो यू माइट नॉट अग्री ऑन टू इट. Step by step building based on daily studying, daily conversation. Yes. You cannot be away from your business for even like 2-3 days where you don't know what the numbers are. Your numbers need to be there every single day. बस यही है गेम प्लान. यही है सिंपल. अगर आप इसको एवरी डे बेसिस पे करते जाओगे, राइट? धोनी सर का एक फेमस पॉइंट बोलते हैं, फोकस ऑन द प्रोसेस, रिजल्ट्स विल कम. If this is a process, do it right every single day, and it cannot be that you've done it for 5 years and then you stop. You still have to do it every single day. You know, in Reliance, जो Reliance के heads है ना, Reliance Trends के I think आज इंडिया में close to 3,000 plus stores होंगे. I know that the Reliance Fashion Lifestyle CEO, whenever he gets up in the morning, the first thing he does is he looks at the sales report of all the stores. He exactly know which country, which state, which district has got what sales. Is there a growth or a fall, right? These people monitor that every single day. And आपको इंडिया में जब आप बड़े बिजनेस बिल्ड करो यार, just look at what the topmost people are doing. ये देखो कि सारी बड़ी कंपनीज क्या कर रही है और आप वही करो. क्या कर रही है सारी बड़ी कंपनी? डेटा, उनके सेल परचेज के नंबर्स उन्हें हमेशा याद होते हैं. आज तक आप मुकेश अंबानी सर को जाके पूछो कि आपने इस बिजनेस में कितना सेल किया, ही विल नो दैट नंबर. ही माइट टेल यू और नॉट टेल यू इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट, बट आई एम श्योर ही विल नो दैट नंबर. ही विल एग्जैक्टली नो हाउ मेनी पीपल डज हिज टीम हैव. ही विल नो हु डज वॉट इन वॉट टीम, राइट? कौन बंदा क्या काम कर रहा है. मैंने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स देखे हैं जो एक बार जब उनकी टीम्स हाथी जैसी बड़ी हो जाती है, उन्हें पता भी नहीं होता कौन सी टीम क्या काम कर रही है, या अगर कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है तो ये प्रॉब्लम किस टीम को सॉल्व करना है. ये टेक का प्रॉब्लम है, ये ऑपरेशंस का प्रॉब्लम है, ये फाइनेंस का प्रॉब्लम है, किसी को नहीं पता होता. एंड कस्टमर सफर्स, राइट? बट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वही होता है जिसको प्रॉब्लम आते ही पता होता है ये सॉल्व कौन करेगा, ये मेरी टीम में किसकी जिम्मेदारी है. एंड अगर वो एंटरप्रेन्योर उस टीम से नहीं जुड़ा हुआ है तो वो कभी पहचान नहीं पाएगा. तो आपको आपकी टीम से एवरी सिंगल डे बात करनी चाहिए. आपकी टीम कभी आपको, अगर आपकी टीम को लग रहा है कि आप उनसे डिस्टेंट हो रहे हो, मतलब आप फेल हो रहे हो. दैट एज अ लीडर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप आपकी टीम से दूर ना जाओ. आपकी टीम के लिए आप हमेशा एक्सेसिबल रहो. आई थिंक दोज आर वेरी फ्यू बेसिक गेम प्लान जो हर कोई करता है. ब्रोकन डाउन डेली प्रोसेस वेरी इंटेंस है. आई एम श्योर डे 1 पर भी आपका यही माइंडसेट रहा होगा. ऑफ कोर्स उस टाइम पे शायद नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स कम होंगे देखने के लिए, बट डेटा तो देखते ही थे. बेयर मिनिमम ये तो डेटा होता ही था, मेरे बैंक में कितना पैसा है, कल कितना रहेगा, आज मेरे पास क्या आएगा क्या जाएगा. आप स्टार्ट वहाँ से कर सकते हो. जैसे जैसे आपका बिजनेस स्केल करता है आप और डेटा पॉइंट्स देखोगे. आज हम लोग, मेरे पास 5 अलग अलग बिजनेसेस है जिसके 5 अलग अलग मैट्रिक्स है. हर एक की रिपोर्ट के फॉर्मेट्स अलग होते हैं, बट सब चीज़ एंड में यही बताता है क्या आएगा क्या जाएगा. कोर धंधा इज द की फॉर एवरीथिंग. मूविंग ऑन, नेक्स्ट पॉइंट बहुत की है, मिस्टेक्स. यार इससे बड़ा कोई पॉइंट ही नहीं होता, राइट? आई थिंक एंटरप्रेन्योर्स ना इन जनरल
keep doing mistakes. Even I do mistakes, right? And कोई आदमी 100% ऑन पॉइंट एवरी टाइम नहीं होता. आपके बहुत सारे वीडियोस हुए होंगे जहाँ पे आपने सोचा होगा यार ये वीडियो मेरे को 5 मिलियन व्यूज़ ला के देगी, बट उसमें 500,000 भी नहीं आया होगा. और जो वीडियो आपको लगा होगा यार ये ठीक है, मेरे को मतलब अब निकल चुका, बट दैट वुड हैव बिकम अ हिट, राइट? एंटरप्रेन्योर शुड ओनली लव हिज बिजनेस, नॉट द आइडिया. आप उस प्रोडक्ट के प्यार में नहीं कर सकते, आप उस टीम के प्यार में नहीं कर सकते. आपको आफ्टर अ पॉइंट यू शुड नो हाउ टू कट ऑफ. स्विच ऑन स्विच ऑफ जिसको बोलते हैं. आपको पता होना चाहिए कि अगर ये चीज़ नहीं चल रहा तो मेरे को कंपनी को ज़िंदा रखना है, मेरे को कुछ और करना पड़ेगा. बट वो चीज़ करके मेरे को कॉन्स्टेंटली चीज़ें करती ही रहनी पड़ेगी. सो आई थिंक वन बिगेस्ट मिस्टेक दैट एंटरप्रेन्योर्स डू इज दे गेट टू अटैच्ड. अगर मेरे को लगता है कि सिर्फ यही प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा और मैं इसी के पीछे जी जान से लगूं, और अगर वो मार्केट ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो. आपको कंपनी से प्यार होना चाहिए, आपको आपके एम्प्लॉय से प्यार होना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि यार मेरे को इनके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा. अब वो क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ इज अ टोटल डिफरेंट कॉन्सेप्ट. बट आई थिंक बिगेस्ट मिस्टेक दैट पीपल कैन डू इज जस्ट फॉल इन लव विद एन आइडिया मोर देन अ कंपनी. 120 minus 5 companies. यही देखा था आपने कॉमनैलिटी कि इन लव विद द आइडिया. इन लव विद द आइडिया बट ओके टू फ्लिप. नहीं चला चेंज कर देंगे, कंपनी जिंदा रखेंगे. कंपनी को जिंदा रखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है यार. आज जब आपके बॉडी में टचवुड अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो दैट गाय कैन स्टे विद एन एम्प्यूटेड लेग. एक पाँव काट के भी वो जिंदा रह सकते हैं, एक हाथ काट के भी वो जिंदा रह सकते हैं. अगर हाथ पूरे शरीर को खराब कर देगा तो आपने कभी सुना है डॉक्टर को बोलते हुए नहीं यार बिना हाथ के जिंदा नहीं रहेगा, इसको मरने दो. बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी बोलता है कि सर्वाइवल इज की. अगर आप सर्वाइव कर रहे हो तो आप कुछ भी और जिंदगी में कर लोगे, राइट? सेम थिंग अप्लाइज टू कंपनीज. आपको सर्वाइव करना है फर्स्ट. अगर आप सर्वाइव कर रहे हो और सर्वाइवर के लिए, जैसे आज मेरे 4 ब्रांचेस ऑफ बिजनेस है, अगर कल को कोई एक बिजनेस वर्टिकल अच्छा नहीं करेगा तो हम लोग उसे काट देंगे, बिकॉज वी हैव टू एंश्योर द बिगर एंटिटी इज अलाइव, राइट? एवरी कंपनी डज दिस. आप मेरे को कोई बड़ी कंपनी बताओ जिसने अपने कोई बिजनेस वर्टिकल में फेलियर नहीं देखा हो. हर एक ने फेलियर देखा. टाटा ने अपने प्रॉबेबली टेलीकॉम सेक्टर में फेलियर देखा. टाटा डोकोमो अब नहीं रहा. एक टाइम पे डोकोमो बहुत फेमस था, बट क्या आज आपको उसका इम्पैक्ट टाटा पे दिखता है? शायद नहीं. दे आर स्टिल डूइंग व्हाट दे डू द बेस्ट बिकॉज फॉर देम मेंटेनिंग टाटा इज इम्पॉर्टेंट. मेंटेनिंग दैट कंपनी एंड ensuring the people are safe is important, not a product. Don't fall in love with a product, fall in love with your company. Okay. और आज का लास्ट पॉइंट इस प्रॉफिटेबिलिटी गीता में, स्पिरिचुअल एंगल ऑफ बिजनेस. यार रणवीर, ये मोर देन मी आज के जनरेशन में इसे आप और आपके जैसे कई सारे लोग बोल चुके हैं, राइट? बिजनेस आज के टाइम पे इतना स्ट्रेसफुल है, जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उतना बड़ा स्ट्रेस, राइट? द बिगर यू ग्रो द मोर स्ट्रेसफुल यू आर. Probably right now we are sitting at this point of time, probably you are already drained out of your energy, but you know it's your job and you're sitting here and interviewing me. You don't have an option, right? But इसके लिए एनर्जी कहाँ से आती है? You need to be grounded somewhere. You need to have one place जहाँ पे आप जाके आप सब चीज़ सरेंडर कर सको, राइट? जो मैंने डिटैचमेंट का पॉइंट बोला था लास्ट वाले क्वेश्चन में, राइट? डिटैचमेंट कहाँ से आता है? जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि आफ्टर एवरीथिंग देयर इज समथिंग मच मच बिगर जो इन सब चीज़ों को चला रहा है, राइट? यू सरेंडर टू दैट. तो आई थिंक स्पिरिचुअलिटी से बढ़कर अगर कोई बंदा ऐसा बोल दे कि वो स्पिरिचुअल नहीं है, तो मैं उसे एक ही क्वेश्चन बोलता हूँ कि वेरी गुड, बट इसी मोमेंट को हमेशा ऐसे ही रहना. अगर तुम पे तकलीफ है तभी भगवान के पास मत जाना कि यार मेरे पे ये आ गई, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, राइट? बिकॉज विदाउट स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग. स्पिरिचुअलिटी इज टेकन वेरी डिफरेंटली टुडे. लोगों को लगता है कि भगवान में जाना, गीता पढ़ना, कुरान पढ़ना, बाइबल पढ़ना स्पिरिचुअलिटी है. स्पिरिचुअलिटी इज माइंडफुलनेस. अगर आप इंडियन स्क्रिप्चर्स देखो अक्रॉस ऑल रिलीजन्स, वन थिंग दैट दे आस्क यू टू बी इज टू बी इन द प्रेजेंट, राइट? डोंट वरी अबाउट द फ्यूचर. Can't change anything about the past, but do present, do it the right way. So, and this is what foreigners today have started saying कि mindful बनो, mindfulness से रहो, be in your present, do what you're doing the right way, right? ये तो अब मैं पुरानों से पढ़ते आ रहे हैं. इसलिए स्टीव जॉब्स और मार्क ज़करबर्ग नीम करोली बाबा के आश्रम पास में आए आए थे. जाते हैं. 100%. आई थिंक अगर आप मेरी बात करो तो मेरे को आप एक दिन नहीं देखोगे जब मेरे सिर पे तिलक नहीं है. बिकॉज फॉर आई डोंट नो व्हाट दैट पोर्ट्रेज टू द आउटसाइड वर्ल्ड, फॉर द इंटरनल मी दैट इज मी कनेक्टिंग टू द अल्टीमेट एनर्जी.
me connecting to something which is much, much bigger than me, right? Just before this, when we were starting this off, I asked you what keeps you going every day, and you said, yaar, it is some bigger plan and I'm just following it. मेरे को नहीं पता ये कहाँ तक जाएगा, कैसे जाएगा, but जब चीज़ें हो रही है, I'm not questioning it. I think that's what it is. If you're not, there is something much bigger that's driving the entire world. You're a very, very small player in it. So after a point when you think things are not in your control, leave it. Things will go all right. कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके साथ बुरा होगा. I think जितना मैंने शो के थ्रू ऑब्जर्व किया है लोगों में, मैंने ज़िंदगी के बारे में ये जाना है कि जब किसी के लाइफ में मोमेंटम आ जाता है ना, वो इंसान ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल बन जाता है. He has to, क्योंकि with momentum would come stress. वो दिखे या ना दिखे, राइट? अगर कोई आपको आके बोले कि यार रणवीर आपके लाइफ में क्या स्ट्रेस है, आपको करना क्या है, माइक रखना है, लोग आ रहे हैं, लोगों से बातें करनी है, बट आपका स्ट्रेस सिर्फ आप जानते हो. इस पॉडकास्टिंग कैमरास के लिए आप कितने भी फैंसी दिख सकते हो, बट ओनली यू नो योर ट्रू पेन्स. देयर आर डेज व्हेन यू जस्ट डोंट वांट टू डू इट. देयर आर डेज व्हेन यू आर लाइक यार आज नहीं कर सकता हूँ, but you still have to do it. It's that energy that keeps pushing you. It's that respect that keeps pushing you. तो at the end of the day, the bigger you grow, लोगों को लगता होगा यार इतना बड़ा बन जाऊंगा तो टेंशन ही नहीं रहेगा लाइफ में, बट टेंशन्स तो हमेशा बढ़ते रहते हैं. जितना बढ़ोगे उतनी ज़्यादा टेंशन होगी. आई थिंक यही सबसे बड़ी चैलेंज होती है कि जितना आप आगे जाओगे टेंशन उतनी ज़्यादा बढ़ती है, एंड एट सम पॉइंट ना लोग टूट जाते हैं, पर क्या आप टूटोगे या नहीं टूटोगे, डिपेंड्स ऑन स्पिरिचुअलिटी. Depends on spirituality. Depends on how connected you are. Right. I have seen people, आज के टाइम पे अगर आप US वर्सेस इंडिया चेक करो, US में कितने लोग हैं जो डिप्रेस्ड हो जाते हैं यार. मतलब वहाँ पे डिप्रेशन और एंटी डिप्रेसेंट बेचने वाली एक कंपनी would probably be one of the most profitable pharma companies. इंडिया में अप टू द लास्ट 5-10 years डिप्रेशन किसी ने सुना ही नहीं था. People would be mentally weak. There would still be a particular section जो बहुत ही 1 या 2%. आज के अंदर यूथ में आई एम हैप्पी टू सी दैट पीपल आर अगेन गोइंग बैक टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी. लोग वृंदावन जा रहे हैं, भले ही रील्स बनाने के लिए जा रहे हैं, बट वृंदावन जा रहे हैं, सुन रहे हैं. आज के आपके पास यूट्यूबर्स कथावाचक बन चुके हैं, व्यासपीठ पे जो बैठने वाले वो लोग बन चुके हैं जो उन्हें स्टोरी सुना रहे हैं, राइट? इट इज़ अ गुड साइन, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू नीड समथिंग टू टेल योर सेल्फ दैट सब कुछ अगर बुरा भी किया ना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ बिगर प्लान. एक्सेप्ट दैट बिगर प्लान, एंड व्हेन दैट एक्सेप्टेंस कम्स, सफरिंग गोज डाउन. थोड़ा सा मैथ्स लाना चाहूँगा यहाँ. आप CEO में इंजीनियर हूँ, मैथ्स हमारे लिए प्यारी है. आई फील कि ऊपर वाला बस ये देखता है कि अगर आप अच्छे इंसान हो और अगर आप मेहनत कर रहे हो, और फिर ऊपर वाला भी आपके टीम में एक प्लेयर बन जाता है 100%. अगर ये दोनों बॉक्स टिकते. तो आई जेन्युइनली बिलीव दैट इंटरपर्सनल कर्मा प्लस आवर्स एंड एफर्ट स्पेंड प्लस डिवाइन ग्रेस इक्वल सक्सेस. यार इसका अगर सबसे बड़ा लाइव एग्जांपल अगर किसी को देखना हो ना, जब इस बार वर्ल्ड कप का फिनाले चल रहा था, हाउ मेनी ऑफ अस इन द लास्ट 5 years थॉट वी हैड लॉस्ट इट? पीपल वेर ऑन ग्राउंड, प्लेयर्स हैड पुट देयर हेड्स डाउन, राइट? एंड देन 1 over well, 2 overs well, 3 overs well. If that was not divine intervention, then what was it? You could ask Rohit Sharma himself, you could ask Virat Kohli sir, anyone, right? They would say यार विराट कोहली का एक फेमस रील आता है ना आजकल कि डू यू आई लुक द पूजा पाठ टाइप्स, और आप खुद हर जगह वो ये करे. आई थिंक विद सक्सेस, विद ग्रोथ, विद मैच्योरिटी कम्स स्पिरिचुअलिटी. आई थिंक उन्होंने ये भी कहा फाइनल के बाद कि कोई उनसे पूछा था कि हाउ डू यू फील इस पूरे फेज के बाद, तो उन्होंने कहा कि यार मैंने समझा है कि आपके हाथों में कुछ है ही नहीं. आप कुछ भी कर लो, हार्ड वर्क इज इन योर हैंड्स. ये कोहली कह रहे हैं जो हार्ड वर्क के लिए जाने कर चुके हैं. यस. तो एक पॉइंट के बाद मतलब आफ्टर गिविंग योर 120% फिर कुछ नहीं. अगर आप बेड पे सोते रहोगे और अगर आप बोलोगे यार भगवान सब देख लेगा, तो भगवान कुछ नहीं देखेगा. भगवान जब आप मेहनत करोगे, जब आप सिंसियरली काम करोगे, जब आप अच्छे डीड्स करोगे, राइट, तो उसका गेन वापस मिलेगा, राइट? भगवत गीता में बोल के रखा है कर्म कर फल की चिंता मत कर, बट वो कर्म सही भी होने चाहिए. अगर बुरे कर्म करोगे तो भी फल की चिंता मत करो, बुरे फल मिलेंगे. वो जरूर मिलेगा. अगर अच्छे कर्म करो तो वापस चिंता मत करो, अच्छे फल मिलेंगे. ये शायद मैंने पॉडकास्ट पर पहले कभी नहीं कहा, बट आई जेन्युइनली बिलीव कि शायद 50 साल बाद आपके लाइफ पर एक मूवी बनेगी. ये मेरा होप है, ये मेरा प्रेयर है. थैंक यू. जिस तरह से आप और मैं गुरु फिल्म देखते हैं ध्रुव अंबानी जी की वजह से, आई थिंक वन डे आप पर भी एक फिल्म बनेगी. जिस तरह आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है और जिस तरह की आपकी स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग है,
थिंक दिस अ वेरी लॉन्ग रोड अहेड ऑफ यू. और जो आपका सपना है, जो ये वाला गोल रखा है आपने खुद के लिए, आई जेन्युइनली प्रे टू गॉड दैट गॉड हेल्प्स यू अचीव एवरीथिंग यू आर सपोज टू अचीव. Thank you बस so यही much, कहना Ravi. चाहूँगा भाई. Thank you. मज़ा आया आपके साथ केशव भाई. जेन्युइनली बहुत कम लोग होते हैं जिन्होंने इतनी कम उम्र में इतना कुछ किया. तो यू आर डेफिनेटली कैरिंग समथिंग फ्रॉम द प्रीवियस बर्थ एज वेल, बट यू आर डेफिनेटली अ वेरी सॉलिड बिजनेस पर्सन. मारवाड़ी खून जिंदा है आप में. Thank ये you कहना so much, चाहूँगा. Henry. This was fun. This was one of my most memorable events that I could have ever done with you. Thank you. सेम ब्रदर. आई होप कि ये वाला पॉडकास्ट भारत को आगे जाकर बहुत हेल्प करे. बहुत यंग एंटरप्रेन्योर्स को ऐसी एडवाइस की ज़रूरत है. आई हैड दिस काइंड ऑफ एडवाइस 10 years ago. आई फील कि मेरा करियर और भी तेज़ी से आगे बढ़ता. तो थैंक यू फॉर व्हाट यू हैव डन फॉर द कंट्री टुडे. थैंक यू केशव. Thank you. तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड. बिजनेस एपिसोड्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि आई फील कि एंटरप्रेन्योर्स ना बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर इंडिविजुअल्स होते हैं. तो डेफिनेटली आप यहाँ से बिजनेस के बारे में सीख रहे हो, पर एक इंसान के डेप्थ्स को भी समझ रहे हो, और वो भी एक बहुत ज़्यादा मटीरियली सक्सेसफुल इंसान जो स्पिरिचुअली सक्सेसफुल भी है. यही है केशव इनानी की खासियत. उनका फोकल पॉइंट ऑफ ग्रोथ उनकी स्पिरिचुअल जर्नी है. इसलिए इस एपिसोड का नाम हमने रखा था द बिजनेस गीता. आई होप यू एंजॉयड टुडेज एपिसोड. बताइए ये एपिसोड कैसा लगा आपको. कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए, गेस्ट रिकमेंडेशंस भेजिए. ऐसे ही एपिसोड्स TRS पर बनते जाएंगे ताकि आप अपने नॉलेज लेवल्स इंक्रीज करते जाए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. केशव भाई लौट कर आएंगे TRS पर, रणवीर लौट कर आएगा एक और एपिसोड के साथ. प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, प्लीज़ कीप ग्रोइंग, प्लीज़ कीप हेल्पिंग भारत इन व्हाटएवर वे यू कैन.